हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में आए सभी क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन देख रहे हैं चैप्टर वाइज। तो ज्योमेट्री को हमने स्प्लिट कर लिया है। एक पार्ट में मैं ट्राइंगल से सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, जिसमें एक 3-4 क्वेश्चंस अभी रेक्टेंगल के भी आएंगे, मतलब क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा आपका। और फिर एक सेपरेट पार्ट होगा जिसके अंदर सर्कल के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। इस तरीके से ज्योमेट्री पूरी खत्म हो जाएगी। टोटल हमारा 39 शिफ्ट में पेपर हुआ था और टोटल 120 के आसपास ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे। तो हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस थे और आप देखेंगे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। बेसिक कंसेप्ट को यूज करके ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पे इस बार बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। ठीक, बाकी कुछ सवाल मीडियम्स पे हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे एक सवाल है, ठीक है, एरिया बेस्ड कुछ सवाल है। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर करा दूंगा। जो जो कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे इन क्वेश्चंस में वो सारे कंसेप्ट भी बता दूंगा। ठीक है, पूरा ट्राइंगल तो रिवाइज नहीं करा पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स पूछे जाते हैं कि कोई भी एग्जाम जब हम उठाते हैं। ठीक है, और बाकी आप देखेंगे और प्रीवियस ईयर के जाएंगे, मैंने 2021 के भी आपको सारे सॉल्यूशंस करा रखे हैं चैप्टर वाइज, अलग टाइप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो वीडियोस भी आपके लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बाकी एक मैंने वीडियो डाली थी ज्योमेट्री के लिए ही, क्योंकि ट्राइंगल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक कंप्लीट वीडियो है, लगभग मेरे ख्याल से ये 3 से 4 घंटे के आसपास की वीडियो होगी। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जो इससे बाहर आ गया हो। ठीक है, तो उसमें आपको सारे टाइप्स मिल जाएंगे ट्राइंगल के। इसमें बेसिकली थ्योरम्स और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ही बताए हैं मैंने, सबको एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में समझाया है। तो वो आप वीडियो जरूर देख लेना, मेरी रिकमेंडेशन है। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एसएससी एग्जाम्स मैथ्स क्रैश कोर्स करके प्लेलिस्ट है जो, उसमें ये वीडियो मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी जो ये वीडियो है ये आपको, ये जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस मैं आपको करा रहा हूँ इस वाली प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। इतने सारे चैप्टर्स के मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। फ्यूचर में देख रहे हो तो आपको सारे वीडियोज यहीं मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जो मैं प्लेलिस्ट कह रहा हूँ इस वाली प्लेलिस्ट में आपको ये ज्योमेट्री की ट्राइंगल की पूरी वीडियो जो मिलेगी आपको क्रैश कोर्स की, वो वहां पे दिखेगी। तो वो देख लेना, उसमें और भी बहुत सारी वीडियो, एक एक इंपॉर्टेंट वीडियो है इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो इसे तो स्किप करना ही मत कोई भी। ठीक है, बाकी और भी सारे सेक्शंस के फ्री क्लास कंटेंट आपको हमारी आरबी यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाते हैं। करंट अफेयर्स की हर महीने के टॉप करंट अफेयर्स करा दिए जाते हैं, आपको ई बुक प्रोवाइड करा दी जाती है, कंप्यूटर सेक्शन पूरा करा रखा है। हजारों फ्री टेस्ट आरबी की वेबसाइट पर डाले गए हैं, वो आप देख सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे लेटेस्ट एग्जाम के, जो आप मॉक फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे इस चीज़ के लिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आरबी प्लेटफॉर्म से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक की, जिसमें प्री की कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएंगी, फाउंडेशन क्लासेस मिल जाएंगी, इसमें मेंस की क्लासेस भी आपको सारी मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट्स की। साथ ही साथ इसमें क्विजेस वगैरह, टेस्ट सीरीज, और जाके जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ उसे क्विज फॉर्मेट में, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ आपके लिए कैसे आप उसे यूजफुल बना पाए, उस पर भी ध्यान दिया जाए। तो हर चैप्टर का क्वेश्चंस तो क्लास में जो कराए जाते हैं उनकी अलग पीडीएफ मिलती है आपको, उन्हें क्विज फॉर्म में भी आपको मिलता है। साथ के साथ सेम चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस वैल्यू चेंज करके अच्छे लेवल के जो बनाए गए हैं उसके टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि कोर्स के साथ इंक्लूडेड होता है। डब्ल्यू का कोर्स, स्टेनोग्राफी की शॉर्ट हैंड की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस जो कुछ एग्जाम में पूछी जाती है, वो सारा का सारा हमने एक ही बैच के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। और जो नया टारगेट ग्रुप स्टार्ट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा 26 फरवरी से। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अभी। ठीक, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम बहुत ज़्यादा कम रह जाएगा, तो इतने कम टाइम में बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और खाली मैथ्स आपको पढ़ना है तो मैथ्स के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे सीजीएल 2023 टीयर ने जो भी सवाल पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे। पहले छोटा छोटा सा मैं कंसेप्ट आपको टॉपिक का रिवाइज कराऊंगा, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लगभग 56 क्वेश्चन है, वीडियो 2 घंटे से ऊपर जा सकती है क्योंकि समझाते हुए करना, वरना 56 क्वेश्चन मैं 1 घंटे में भी करा सकता हूँ, लेकिन जल्दबाजी में करने का फायदा नहीं। हम चीजों को सीखते हुए चलें तो बेहतर होगा, एक सीक्वेंस में, टाइप वाइज अरेंजमेंट में। हमें ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पता है, अगर मेरे पास कोई भी एक त्रिभुज दे रखा हो, इसके तीनों कोनों का योग क्या होता है? ये 180 डिग्री होता है। आप सभी लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, क्लियर है सबको? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं अब। जो एक्सटीरियर एंगल होता है, अगर एक ट्राइंगल मैंने बना रखा है उसके आगे मैं लाइन खींच देता हूँ कोई भी साइड की, तो जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है ये किसके बराबर होता है? जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनके सम के बराबर होता है। ठीक, फिर आपने 3 तरह के ट्राइंगल पढ़े होंगे। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। साइड के बेसिस पर अगर हम स्प्लिट करें, इसमें क्या होता है, तीनों साइड्स मेरी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तीनों साइड्स क्या है? अनइक्वल है। ठीक है,
अगर मैं आइसोसेलेस की बात करता हूं तो समबाहु मतलब दो मेरी क्या होंगे, समद्वि बाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होंगे, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और इसमें बी कह सकता हूं। और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं मेरे पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर अगर मैं एंगल के बेसिस पे स्प्लिट करूं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल न्यू कोण त्रिभुज जिसमें हमारे सारे कोण क्या होते हैं, ऑल कोन्स, कोई भी एंगल ले लूं ये 90 डिग्री से सारे के सारे छोटे होंगे। वन एंगल 90 राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल मेरा 90 डिग्री का होगा। तो आप देखेंगे अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट, मतलब दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री से कम, ये दोनों ये 90 का हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक कोण मेरा जो ये होगा ये 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तीन में से तो बाकी के दो क्या बचेंगे, एक्यूट एंगल बचेंगे। चलो, ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज कहता है कि दो साइड्स का सम हमेशा बड़ा होगा किससे, थर्ड साइड से। ठीक, एक प्रॉपर्टी ये याद रखिएगा क्योंकि तभी ट्राइंगल बन पाएगा। जैसे अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे पास दो, कोई भी दो साइड लूंगा, आप देखेंगे इन दोनों साइड का सम इस वाली साइड से बड़ा होगा तभी तो ट्राइंगल बनेगा। अगर इक्वल हो जाता तो एक सिंगल लाइन बन जाती है ना, छोटा होगा तो पॉसिबल ही नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक ट्राइंगल बना लूं, ऐसा नहीं। तो दो साइड, कोई भी दो साइड का सम हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन दी थर्ड साइड। दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी साइड से कम होगा। वो इसी का एक ड्राइव रिजल्ट आप कह सकते हैं, मेन प्रॉपर्टी हमारी यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। वही चीज हमने यहाँ पे देख ली। मैंने कहा यहाँ पे कि कोई भी साइड होगी बची हुई दोनों साइड के सम से क्या होगी, छोटी होगी, और जो बची हुई दोनों साइड है उनके डिफरेंस से क्या होगी, बड़ी होगी। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। चलूं आगे, मैं इस पे बेस्ड बहुत सवाल बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल का जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड उतनी बड़ी होगी। जैसे कि मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूं, डेरिवेशन नहीं करा रहा। मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपने देखा होगा। आपको पता है 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, सबसे बड़ी होती है। अगर मैं यहीं पे इन दोनों साइड को सेम रखूं, मैं ऐसे कर दूं, तो आप देखेंगे जो ये वाली साइड है ये क्या हो गई, और ज्यादा बड़ी हो गई, है ना। तो मेरे पास क्या होगा, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसे छोटा कर देता, इसे ए कर देता, ए बी कर देता, तो आप देखते ये एंगल अब छोटा हो गया, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर? सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी, ये चीज आप याद रखेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से कहूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है मेरे पास से 70 डिग्री, और ये वाला एंगल है मेरे पास से 80 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जैसे एंगल ए है तो ये ए, इसे मैं बी मानूंगा साइड, इसे मानूंगा सी। तो आप कहेंगे सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी, तो 80 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। फिर 70 है, सामने 70 के सामने वाली साइड, फिर क्या होगी, सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, 30 के सामने वाली, डेट इज बी। ठीक, आई होप ये रिलेशनशिप सभी लोगों को याद रह जाएगी। बस समझा रहा हूं मैं, इसके डेरिवेशन वगैरह तो डिटेल कोर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्मॉलर साइड के सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा, ये हमें पता है। अगर मेरे पास दो, क्या हो गया, अगर दो साइड इक्वल हो गई तो उसके सामने वाले दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, मेरे आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रख लेना प्रॉपर्टी एक छोटी सी। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोगों को पता है, अगर मेरा एक एंगल 90 डिग्री का हो तो सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे आगे बढ़ता हूं, इसमें हमने कुछ ट्रिपलेट्स याद करने होते हैं, ये सब आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए दिखा दिया। जनरल ट्रिपलेट्स हैं, और इसके बाद कुछ डिराइव ट्रिपलेट्स होते हैं। इन्हीं ट्रिपलेट्स में कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके अगर हम निकालें तो ये सारे आपके माइंड में होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को इजीली कर पाते हैं, और या एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा ट्राइंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। बाकी अगर हमें ये डिफ्रेंशिएट करना हो कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और हमें तीनों साइड्स दे रखी हो, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, मेरे पास दो साइड्स का स्क्वायर का सम बड़ा होगा तीसरी साइड के स्क्वायर से। कोई भी दो साइड ले लो, उसका स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा। तो जनरली हम क्या कर लेते हैं, सबसे बड़े वाली साइड को अलग कर देते हैं, बाकी दो छोटी साइड पकड़ लेते हैं, उनका स्क्वायर का सम बड़ा होना चाहिए सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर से। राइट एंगल ट्राइंगल में तो हमें पता ही है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, दो छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है।
और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ये हो जाता है हमारे पास जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बराबर बड़ा हो जाता है किससे, दो छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम से। ये प्रॉपर्टी याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसे आप इसी तरीके से देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये वाली फिगर कराई थी ना, तो मैंने कहा था 90 डिग्री में, चलो ये वाली साइड मेरे पास कुछ भी है, ये ए बी, ये बी और ये बी, और इसे मैं कर देता हूं सी, तो मेरे पास यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आप लॉजिकली देख के बताओ कि मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जो ये सी साइड है इस वाली साइड से बड़ी होगी नहीं होगी, अब एंगल और ज्यादा खुल गया, तो सी स्क्वायर क्या हो गया, बड़ा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये कौन सा केस हो गया, मेरा अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल है, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये वाला मेरा क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आप देखेंगे सी स्क्वायर, ये वाली साइड से छोटा हो जाएगा ना ये, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आई होप थोड़ा बहुत आपका रिवीजन हो गया, बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ, यहाँ पे कंसेप्ट नहीं सिखा रहा, ठीक है, ध्यान रखिए। जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ते हैं, इतना पार्ट पढ़ाने में 1 घंटा लगता है, बस मैं आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ यहाँ पे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो मेरे पास अगर कोई भी ट्राइंगल हो, ये बेस है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, तो एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। अब फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ सवाल जो मैंने अभी तक आपको थोड़ी सी थ्योरी बताई, इस पे बेस्ड जो सीजीएल 2023 में सवाल पूछे गए हैं, मैं सारे के सारे वो कराऊंगा आपको, ठीक है। कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल्स का रेशियो 2:3:7 दे रखा है, हमें बताना है कि लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। आपको पता है ट्राइंगल के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 7 + 3 10 + 2 12 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 डिग्री को, तो एक रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 15 डिग्री को, तो मेरे पास सबसे बड़ा एंगल है 7 रेशियो, तो 7 इंटू में 15, मेरा क्या आ गया 105 डिग्री। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसके 3 कोण है एक्स वाई और y + 10, और हमें एक रिलेशनशिप और दे रखी है कि 2x - 4y 20 के बराबर है, तो हमें बताना है कि किस तरीके का ट्राइंगल होगा ABC। तो आप सोल्व कर लेंगे, आपको तीनों एंगल के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो अगर मैं 3 कोण x y और y + 10 है, तो इन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं x + 2y + 10, तीनों एंगल्स का सम कर दिया, ये 180 के बराबर, और यहां से मुझे मिल गया x + 2y किसके बराबर हो गया, 170 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर 2 से काट दूं मैं, तो मैं कह सकता हूँ x - 2y किसके बराबर हो गया, मेरे पास 10 के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इसे सोल्व करूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे 2x 180 और x का मान किसके बराबर, 90 के बराबर। अगर ट्राइंगल का एक भी कोण 90 हो गया तो मेरे पास ट्राइंगल कौन सा बनेगा, आप कहेंगे सर वो तो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, मेरा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल से ओरली विदाउट पेन करने वाले सवाल हैं आधे से ज्यादा। तो कहता है कि इन सेट ऑफ लेंथ में से कौन सी 3 साइड्स हमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल दे देंगे, क्या दे देंगे, अधिक कोण त्रिभुज दे देंगे। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हमने पढ़ा था जो बिगेस्ट साइड होती है, अगर बिगेस्ट साइड को मैं फिलहाल सी मान लूं, तो ये बड़ा होना चाहिए a² + b² से। क्या ये चीज अब समझ में आई आपको। तो अगर मुझे चेक करना है, तो आप कहेंगे सर एक एक करके चेक करेंगे, पहले मुझे 65 का स्क्वायर ये चेक करना पड़ेगा, किससे बड़ा हो, 16² + 63 स्क्वायर। अगर ये वेरीफाई हो गया तो मैं बता सकता हूं। अब देखो, एक तो आप, क्योंकि यहाँ पे बड़ा चेक करना है तो मुझे पूरा मैनुअली सोल्व करना पड़ेगा, मुझे 63 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 65 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या ये मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि बिगेस्ट में से जो सेकंड बिगेस्ट है इसे घटा दो। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि 65 का स्क्वायर - 63 का स्क्वायर ये बड़ा होगा किससे, 16 स्क्वायर से, तो भी मैं कह सकता हूं कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। बात वही है। तो अब हम इस तरीके से करेंगे, ना कि मैं इस तरीके से, बल्कि इस तरीके से करूंगा, क्योंकि यहाँ पे a² - b² इसका फॉर्मूला लग जाएगा, डेट इज a - b a + b। तो आप कहेंगे सर 65 + 63 128 हो गया, 65 - 63 तो ये हो गया मेरे पास 2, ठीक है। तो मेरे पास ये तो बन गया 256, और 16 का स्क्वायर तो हम सबको पता है 256 होता है, तो ये तो बराबर आ गया, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये ग्रेटर देन नहीं है
256 के, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इस केस में तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होते तो शायद आप ये भी कह सकते थे सर ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है, ये आंसर नहीं होगा। अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी। अब जैसे मैं 64 और 62 को लूंगा, सेम चीज, 15 का स्क्वायर 255 है, और यहाँ पे 64 माइनस 62 डेट इज 2, 64 प्लस 62 डेट इज 126। ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये 152 है और ये 225 है, सॉरी, ठीक है। तो ये मेरे पास 252, ये वाला पार्ट बड़ा हो गया इससे, तो ये मेरा वेरीफाई कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई सभी लोगों को? ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अब हम। क्लियर है नहीं है सभी लोगों को? आगे बढ़ते हैं, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास 3 साइड है ट्राइंगल की, एक 30 है, एक 42 है और एक्स है। तो हमें बताना है क्या पॉसिबल है, इनमें से क्या ट्रू होगा। हमने पढ़ा था कि मेरे पास क्या होगा, कोई भी साइड होगी जो बची हुई दोनों साइड है उनके डिफरेंस से तो ज्यादा होगी। तो 42 माइनस 30 से क्या होगी, ज्यादा होगी, और 42 प्लस 30 इनके सम से क्या होगी, कम होगी। तो 12 और x और ये हो गया 72, यही आंसर आ जाएगा। ये आंसर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां पे कि मेरे पास क्या होगा, यहां पे इक्वल्स टू का साइन तो आ ही नहीं सकता, हमेशा ग्रेटर देन वाला साइन आता है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास फिर से 3 साइड एंड ट्राइंगल की 12, 17 एंड x यूनिट्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप कहेंगे सर ये इक्वल्स टू वाला जहां पे भी आ रहा है तो काट ही दो, क्या आंसर बचेगा, यही आंसर बचेगा, मैंने सोल्व भी नहीं करा। वरना आप देख सकते हैं सर 12 माइनस 17 माइनस 12 डेट इज 5, 17 प्लस 12 डेट इज 29, इनके बीच में होगी वैल्यू, ना 5 हो सकती ना 29 हो सकती। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लिया। कहता है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। पहली स्टेटमेंट मेरे पास सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, बिल्कुल गलत है। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड, ये भी बिल्कुल गलत है। सम ऑफ टू साइड्स कैन बी इक्वल टू द थर्ड साइड, ये भी बिल्कुल गलत है। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यही सही होगी। दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, यही तो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं अभी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसका एल, बीएम और सीएन क्या है, 3 एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगी। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या रहा है, एल और बीएम दो एल्टीट्यूड्स का सम दे दिया, दो साइड्स के बराबर, ठीक है। एक चीज यहां पे दे दी कि तीनों अल्टीट्यूड्स का सम जो होगा तीनों साइड्स के बराबर होगा, ठीक। एक ये दे दिया हमें तीनों अल्टीट्यूड्स का जो सम है वो छोटा होगा तीनों साइड्स के सम से, और एक दे रखा है तीनों अल्टीट्यूड का सम तीनों साइड्स के सम से क्या होगा, बड़ा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ये, सारी जो अल्टीट्यूड्स हैं उनका सम हमेशा छोटा होता है सारी साइड्स के सम से, ठीक है। इसे प्रूव कराया जा सकता है, डिटेल मैथ्स कोर्स में मैंने प्रूव करा भी रखा है आप लोगों को, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे आपको बस एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन करूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। आप कोई भी इस तरीके का सवाल हो, जब भी आपको एग्जाम में लगे यार इस तरह की चीज तो हमने देखी नहीं है यार, नहीं कर रखा, तो एक स्पेसिफिक ट्राइंगल आप ले लो जिसकी सारी चीजें आपको पता हो और उसमें चेक करके देखो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है ना। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर बारे में पता हो, एबीसी, मैंने कहा मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो सभी ट्राइंगल्स पे लागू होगी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल पे भी लागू होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी भुजाएं मेरी बराबर होती हैं, तो चीजें मेरे लिए आसान हो जाती है। और अगर मैं बात करूं इसकी ऑल्टीट्यूड बना दूं, से ए एल दे रखा है ना हमें, तो ऑल्टीट्यूड क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ये होती है √3/2a। सभी लोगों को पता होगा, वरना भी थोड़ी आगे जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन करेंगे तब फिर से डिस्कस करूंगा मैं ये चीज। तो अगर तीनों साइड्स का सम कर दूं तो 3 इंटू में √3/2, ये आएगा सम ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, या ऑल्टीट्यूड्स कह लो या सम ऑफ हाइट्स कह लो। तीनों साइड्स का सम करूंगा तो 3 है,
राइट। अब देखो जल्दी से कौन सी चीज बड़ी होगी मेरी, आप देखेंगे 3a दोनों जगह है। अब ये वाली वैल्यू मेरी 1 से बड़ी है छोटी, √3 होता है 1.732, और इसे अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 0.86 कुछ आएगा। तो ये तो 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास 3a बड़ा होगा इससे। तो मुझे यहाँ पे समझ आया इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में तो मेरे पास क्या होता है, सम ऑफ साइड्स क्या होता है, बड़ा होता है सम ऑफ हाइट से। तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू हो सकती है, हमें ये समझ में आया कि सम ऑफ, क्योंकि 2 साइड और 2 अल्टीट्यूड लोगे तब भी ये वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है, 3 साइड 3 अल्टीट्यूड लोगे तब भी इक्वल नहीं होगा। सम ऑफ साइड मेरा बड़ा जा रहा है सम ऑफ अल्टीट्यूड से, और सम ऑफ अल्टीट्यूड तो बड़ा हो ही नहीं सकता सम ऑफ साइड से। तो क्या ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्या सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई। बाकी इसके फॉर्मूलाज होते हैं, ये बेसिक तरीका बताया मैंने, एग्जाम में कैसे सोचेंगे आप वो कैसे करना है, ठीक है। बाकी तो हर चीज के लिए बहुत डिटेल में सारे कंसेप्ट होते हैं, वो डिटेल्ड कोर्स में ही करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 100 है, अगर बेस मेरे पास 36 सेंटीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर बता दो। अरे भैया जब पेरीमीटर 100 दे दिया आपने तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, अर्ध परिमाप, इसका आधा, तो 100/2 ये हो गया 50। बाकी सारी चीजें तो फालतू की है ना, देखना ही नहीं था उसकी तरफ। चले आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। ये बिल्कुल बेसिक जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, फॉर्मेशन बेस्ड थे, वो मैंने करा दिए। अब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सर्वांग क्षमता, सिमिलरिटी समरूपता। दोनों में फर्क क्या होता है फटाफट से बताता हूं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है मेरी एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। मान लो मैंने क्या करा, यहां पे एक ट्राइंगल बनाया आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से। मैंने कहा मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। अब मैं इसी ट्राइंगल को क्या करूं, कॉपी करके दोबारा से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दूं। इसे क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट। मतलब एरिया भी सब कुछ सेम होगा, हाइट भी सब कुछ सेम होगी, तो ये कहलाती है कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग क्षमता। और सिमिलरिटी की बात करूं तो सिमिलरिटी का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास क्या है, कोई भी एक ट्राइंगल है, इसमें इसे किसी भी फैक्टर से मैं मैग्नीफाई कर दूं या फिर इसे डिमिनिश कर दूं। मैग्नीफाई कर दूं या डिमिनिश कर दूं, मतलब ए बी सी मेरे पास एक ट्राइंगल होगा, देखने में तो बिल्कुल एक सा लगेगा, समरूप होगा, सेम रूप जैसा दिखेगा। इसे मान लो डी ई एफ कह दिया, तो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वाली साइड से मान लो मेरे पास ये वाली साइड ए है, तो ये वाली साइड इसका एक फैक्टर हो जाएगा, डेट इज ए के। ये वाली साइड अगर मेरे पास से बी है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बी के एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये के मेरा कुछ भी हो सकता है, अगर के 1 से बड़ा हुआ तो बड़ी फिगर बनेगी, के 1 से छोटा हुआ तो छोटी। अगर ये सी है तो ये सी हो जाएगा सी। क्या ये चीज समझ आई। सिमिलरिटी क्या होती है, एक जैसी दिखने वाली लेकिन साइज में चेंज आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, तो दिखेगी भी सेम, ठीक है, और साइज भी सेम होगा, सेम शेप एंड साइज। या फिर आप इसमें तो बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई, इसमें क्या हो गया, आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे बड़ी दिखेगी, दूर से देखोगे तो छोटी दिखेगी। तो मैं कह सकता हूं शेप तो सेम होगी, क्या होगी, शेप सेम होगी, लेकिन साइज क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अब अगर मेरे पास शेप तो सेम है, साइज भी सेम हो जाए, तो दो फिगर क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो आपस में सिमिलर तो है ही है, लेकिन अगर फिगर सिमिलर हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। क्लियर हो गया सभी लोगों को। ये मोटा मोटा हमने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जाना। तो कॉन्ग्रुएंसी में मैंने कहा एग्जैक्ट कॉपी, एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी, जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने कहा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, से डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ए बी एंगल ए, सीक्वेंस देखना, ए बी सी है ना, तो सीक्वेंस ए के सामने क्या आ रहा है, डी, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी यहां पे सेकंड में क्या है, ई के बराबर होगा, और एंगल सी और ये एंगल एफ के बराबर होगा।
आप ये नहीं कह सकते कि सर एबीसी अगर कॉन्ग्रुएंट है डीईएफ के तो एंगल ए को एंगल डी के बराबर एंगल एफ के बराबर रख दो, ये नहीं होगा। सीक्वेंस मेंटेन होता है, ये सिमिलैरिटी में भी फॉलो होता है। अगर सिमिलर होते तो मैं कहता है एबीसी सिमिलर टू डीईएफ, ठीक है, तो उसमें भी एंगल सेम हो जाते हैं, एंगल्स का ये चलता है। साइड भी सेम होंगी, साइड कौन कौन सी सेम होंगी, आप कहेंगे सर ए बी बराबर होगा डीई के, BC बराबर होगा EF के, और मेरे पास यहाँ पे AC बराबर होगा DF के, है ना। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी होती है। इसे हम अलग अलग प्रॉपर्टी से ड्राइव कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास साइड साइड साइड, मतलब अगर तीन साइड दो दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों की तीनों तीनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक होता है साइड एंगल साइड, एक साइड उसके बीच का एंगल फिर साइड, एक सीक्वेंस में होना चाहिए ये, तो भी हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक होती है एंगल साइड एंगल, एक एंगल उनके बीच की साइड फिर एंगल, अगर ये मुझे मिल जाए तो भी मैं कह सकता हूं ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक होता है AAS, मतलब एंगल एंगल साइड, एक एंगल लिया एक एंगल लिया और दूसरी हमें क्या दे दी, तीसरी साइड दे दी, ठीक है। अगर दो एंगल और एक साइड एक सीक्वेंस में इक्वल आ जाए तो भी मैं कहूंगा मेरे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप तीसरा एंगल निकालेंगे तो वो सेम होगा दूसरे में भी, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये AS से यही वाली प्रॉपर्टी वापस बन जाएगी हमारे पास और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और एक होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने कहा ये ABC है और एक ये PQR है। एक तो एंगल राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज, मतलब से मैंने कहा ये वाली वैल्यू चलो मैं मान लेता हूँ 5 है, ये भी 5 है, तो एक हाइपोटेन्यूज बराबर होगा और कोई भी एक साइड, मान लो मैंने कहा ये 3 है और ये वाली साइड क्या है मेरे पास 3 है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कॉन्ग्रुएंसी अगर लिखनी होगी इन दोनों ट्राइंगल की हम कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा देखो 5 है 3 है, आप चाहें तो यहाँ पे 4 निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर आप लिख सकते हैं। वरना आप सीक्वेंस में लिखना चलें तो सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, मैंने कहा B यहाँ पे 90 डिग्री है, चलो मैंने इधर भी क्या ले लिया, Q ले लिया, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास B से A तक जो साइड जा रही है वो है 3, यहाँ पे Q से R तक जो साइड जा रही है वो है 3, तो B से A और Q से R, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई। और फिर मेरे पास R से P और यहाँ पे A से C, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर आपसे कोई कहे कि क्या इसमें ABC कॉन्ग्रुएंट होगा DE PQR के, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, BAC कॉन्ग्रुएंट होंगे QRP के। इससे साइक्लिक ऑर्डर में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अगर BAC से मैं देखूं तो मेरे पास जो ये वाला एंगल है ये मेरे पास किसके बराबर होगा, अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल थीटा निकल के आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसे देखता तो A और P, जबकि ये वाला और ये वाला एंगल डिफरेंट होंगे, ठीक, क्लियर हो गया। इसे आप किसी भी ऑर्डर में साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा BAC अगर इसके बराबर है तो मैं अगर C को आगे ले जाऊं तो CBA, C को रख लिया आगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, आप P को आगे रख लो QP, ऐसे कितना भी आप घुमा सकते हैं, दोनों साइड घुमाना पड़ेगा, वो कॉन्ग्रुएंसी चलती रहेगी। लेकिन ऐसे अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज अपने हिसाब से नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक नोटेशन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। चलूं आगे, आई होप ये क्लियर हो गया। ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ये समझाऊंगा नहीं तो आप क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक करके एग्जाम में गलती कर दोगे। तो साइड का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी। अगर मुझे कहे ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है और ये वाली साइड C है, ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है और ये वाली साइड C है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। S से S का मतलब क्या होगा, ये वाली साइड A है, इनके बीच का एंगल से थीटा है और ये वाली साइड B है। तो अगर एक और ट्राइंगल मुझे ऐसा मिल गया जिसमें ये वाली साइड A है, ये थीटा है और ये B है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हम कह सकते हैं। क्योंकि जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप इक्वल आ जाएंगी, तीसरी साइड दोनों की अपने आप इक्वल आ जाएगी, एंगल्स बचे हुए आपस में अपने आप इक्वल आ जाएंगे। ऐसी साइड तीनों इक्वल है तो बाकी सारी चीजें एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल, मतलब मैंने कहा ये वाला एंगल थीटा है, ये वाली साइड A है और ये वाला एंगल अल्फा है। ऐसी मैंने कहा ये वाली साइड थीटा है, ये वाली साइड अल्फा, ये वाला एंगल A है। ये ऐसा भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा। अगर मैं ऐसे दे दूं थीटा, ये वाली साइड A और ये यहाँ पे अल्फा दे दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसका नाम लिखता है ABC और इसका नाम लिखता है DEF, तो मेरे पास कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते, आप कहते हैं सर यहाँ पे आता मेरे पास
पहले थीटा से स्टार्ट कर रहा हूँ, थीटा फिर साइड और फिर एंगल, तो पहले बी ए और लास्ट में आया सी। थीटा से स्टार्ट कर रहा था थीटा, तो मेरे पास डी है, फिर यहाँ पे एफ है और फिर यहाँ पे ई। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कोंग्रुएंट होंगे। ए एस का मतलब क्या है, ये वाला एंगल ले लिया से थीटा, ये वाला एंगल ले लिया अल्फा और ये साइड को ले लिया मैंने क्या से इस वाली साइड को ले लिया ए। ऐसे ये थीटा, ये वाला एंगल अल्फा, तो एक सीक्वेंस में होना चाहिए ए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कोंग्रुएंट हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऐसा मत कर दीजिएगा कि गलती क्या कर दी, यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अल्फा है और ये साइड ए है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाली साइड ए है और ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये दोनों कोंग्रुएंट नहीं होंगे। क्लियर? सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट कि पहला एंगल फिर दूसरा एंगल फिर तीसरी साइड, और ये इक्वेट होते नहीं चाहिए, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये थीटा इसके बराबर, ये इसके बराबर। रोटेशन अलाउड है, नंबरिंग नेमिंग आप अपने हिसाब से करेंगे जो जो इक्वल आपको दे रखा होगा। चलो अब इस पे बेस्ट फटाफट से क्वेश्चंस कर लेंगे। कंसेप्ट समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें सारी चीजें समझ आ गई। अच्छा, दो ट्राइंगल अगर कोंग्रुएंट हो गए तो उनके बीच में सब कुछ इक्वल हो जाएगा, उनका एरिया बराबर हो जाएगा, उनका पैरामीटर बराबर हो जाएगा, उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स की लेंथ बराबर हो जाएंगी, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, उनकी मीडियन की लेंथ बराबर होगी कोरोस्पोंडिंग, उनका इन रेडियस, उनका सर्कम रेडियस, उनका इन सेंटर, सब कुछ बराबर हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। तो हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर दो ट्राइंगल एबीसी और डीएफ क्या है कोंग्रुएंट हैं तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब अगर स्टेटमेंट दोनों एबीसी और डीएफ को पूछे तो इक्वल टू का साइन तो आएगा क्योंकि कुछ ना कुछ इक्वल होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल ये वाला साइन तो वैसे ही हट जाएंगे। अब हमने कहा पेरीमीटर बराबर होगा एबीसी का डीएफ के, बिल्कुल सही है। पेरीमीटर एबीसी का बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ हाफ ऑफ डीएफ, तो हाफ का कहां से आ गया चक्कर यहाँ पे, जब दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है तो पेरीमीटर बराबर ही होगा। दूसरा, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है ये बतानी है। दो ट्राइंगल्स अगर कोंग्रुएंट हैं, सॉरी दो ट्राइंगल्स कोंग्रुएंट होंगे अगर उनका शेप और साइज सेम ना भी हो तब भी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, सेम शेप और सेम साइज दोनों चीजें होनी चाहिए तभी दोनों ट्राइंगल कोंग्रुएंट होंगे। तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरी, फॉल्स हो जाएगी और यही आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि त्रिभुजों की आमाप और आकार समान हो या नहीं भी हो। ठीक है, या नहीं भी हो लिखा है ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही आंसर है। बाकी एसएएस एसएसएस कंडीशन होती है कांग्रुएंसी की, मैं पढ़ा चुका हूं। टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड एंड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड, मतलब एसएएस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज किए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाऊं और इसके ऊपर टिका दूं ऐसे, तो टिका सकता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। तो आंसर क्या होगा मेरा इस क्वेश्चन का, फॉल्स पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तीन साइड्स दे रखी है टू ट्राइंगल्स की 4, 5 एंड 6। हमें बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। बोथ द ट्राइंगल्स आर कोंग्रुएंट, बिल्कुल कोंग्रुएंट हो गया अगर दोनों ट्राइंगल्स साइड किसी भी सीक्वेंस में, देखो 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ऐसे एक और ट्राइंगल है, चलो ये मैं मान लेता हूं 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ठीक है, कुछ भी है, तीनों साइड इक्वल हो गई ना मेरी। तो अगर तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं तो उस पर्टिकुलर केस में ट्राइंगल्स कोंग्रुएंट होंगे ही होंगे एसएसएस प्रॉपर्टी से। ठीक है, और अगर नेमिंग करनी होती है, अगर इस सीक्वेंस में देता, मैं कहता ए बी सी है और ये डी ई एफ है, तो कैसे करते, जल्दी बताओ। अगर मैं ए बी लेता हूं पहले, तो ए बी क्या है मेरे पास, 4 है, 4 वाली साइड यहां पे देखनी पड़ेगी, तो ई एफ तो आएगा मेरे पास। अब शुरुआत कहां से होगी ये देखना पड़ेगा, 4 के बाद ए बी के बाद अगर मैं सी ले रहा हूं तो यहाँ पे 6 है, तो 4 के बाद हमें 6 चाहिए, तो ई एफ और क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, इस तरीके से हम कांग्रुएंसी को प्रूव करेंगे। दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, डिफरेंट होगा। भैया ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी, गलत है, एरिया तो सेम ही होगा, तो यही मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या रहा है, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड विल बी लार्जर, ये तो होता ही है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल स्केलिन ट्राइंगल होंगे, बिल्कुल स्केलिन ट्राइंगल होंगे, क्यों होंगे, तीनों साइड्स डिफरेंट हैं तो ट्राइंगल स्केलिन होंगे, मतलब विषम बाहु होंगे, सबकी साइड्स अलग अलग होंगी। अगला सवाल मेरे पास कहता है कि
ABC और DF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो बता दो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। द रेशियो ऑफ द एंगल्स इन बोथ द ट्राइंगल्स इज द सेम, ये तो सही है। ठीक है, रेशियो एंगल्स इक्वल होंगे, अगर दोनों ट्राइंगल्स का निकालूंगा मैं तो रेशियो भी सही रहेगा। पेरीमीटर ऑफ द बोथ द ट्राइंगल्स, ठीक है, बिल्कुल इक्वल होगा। ए बी इक्वल्स टू डी, ए बी सी डी ई एफ, ए बी डी के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। सीक्वेंस अगर हम देखें तो बी सी ई एफ के बराबर होगा, बी सी ई एफ के बराबर होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। रेशियो ऑफ ए सी रेशियो डी एफ 2:1, जब कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं तो इक्वल की बात कर रहे हैं, तो 2 कहां से आ गया, 1:1 होता तो हम कुछ सोचते भी। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ए सी और डी एफ, ए सी तो हम अगर देखें यहां से ए और सी और डी और एफ, ये दोनों तो क्या है, आपस में इक्वल होंगे, तो ये क्या होगा, 1:1 होना चाहिए था आंसर। ठीक है, तो स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। अगला सवाल मेरे पास कहता है, मेरे पास एंगल सी एंगल जेड के बराबर है। तो मैंने ऐसे कोई भी ट्राइंगल लिया, उसमें एक एंगल को नाम दे दिया सी, और मैंने कहा ये वाला एंगल किसके बराबर है, जेड के बराबर है। ए सी बराबर है एक्स जेड के, तो चलो मैं यहाँ पे एक्स रख देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ ए, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। जब इक्वल साइड हम दिखाते हैं तो इस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं एक साइड, मतलब इसकी जो भी लेंथ होगी वो इसके बराबर। ठीक, आगे कहता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर एबीसी ट्राइंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट विद एक्स वाई जेड, तो बी ये होगा और ये एक्स वाई जेड होगा। अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। मल्टीपल चीजें पॉसिबल हैं कि आप बहुत तरीकों से कर सकते हो। आप कहोगे सर देखो, एक एंगल मिल गया मुझे और एक साइड मिल गई, या तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाए, तब भी एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए, ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप और भी चीजें सोच सकते हैं, आप कहेंगे सर कोई नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी अगर इक्वल हो गए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तब भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये एंगल अगर इस वाले एंगल के बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, फिर ए प्रॉपर्टी लग जाएगी, वरना ए प्रॉपर्टी ऐसे में। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं, मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं इसे प्रूव करने के लिए। अभी हमसे साइड की फॉर्म में देखा है, तो साइड की फॉर्म में कौन सी होती है मेरे पास, एस प्रॉपर्टी होती है, तो मतलब बीसी को बराबर करना पड़ेगा हमें वाई जेड के, तब जाके इक्वल होगा। क्यों मैंने साइड दिया, क्योंकि ऑप्शन में साइड दे रखा था। तो बीसी इक्वल्स टू वाई जेड कहां होगा। अब ध्यान रखना, आज तो प्रॉपर्टी होती है, एएसएस कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, एंगल और दो साइड अगर हमें दे रखी हो तो प्रॉपर्टी नहीं होती, इस चीज को ध्यान रख लेना, या एस एस ए कह लो, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इसमें दो केसेस बनते हैं। मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और मेरे पास एक ट्राइंगल है डी ई एफ। मैंने कहा ये वाली साइड है से 5, ये भी 5 है, ये वाली साइड है मेरे पास से 6, ये वाली साइड भी 6 है, और ये वाला एंगल से दे दिया मैंने 30 डिग्री है, और ये वाला भी 30 डिग्री है। तो जरूरी नहीं है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो। क्यों, क्योंकि जब मैं लॉजिकली जब हम इसे निकालते हैं बेसिक मेथड यूज करके, तो इस वाली साइड की दो डिफरेंट लेंथ आ सकती हैं, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो या नहीं हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। इस पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से रखें, एस एस ए करके या ए एस एस करके कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। चलता हूं आगे, कहता है एंगल एबीसी और एंगल पी क्यू आर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, एंगल ए और एंगल पी 90 डिग्री के हैं, तो चलो मैंने ये मान लिया एंगल ए, ये मान लिया एंगल पी 90 डिग्री के। ठीक है, ए बी सी, तो ए से बी और फिर सी, ऐसे सीक्वेंस मेंटेन करेंगे, पी फिर क्यू और फिर आर, ये दोनों मुझे क्या दे दिए, कॉन्ग्रुएंट दे दिए। बी सी 13 दे रखा है, तो ये अगर 13 है तो मुझे पता चल गया ये भी 13 होगा, है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। पी आर 5 है, तो पी आर इज 5, तो इसका मतलब ए सी भी 5 होगा। हमसे पूछा है ए बी का मान बता दीजिए, तो ए बी क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 13 और 5 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, स्टार्टिंग में ही बताया था 12 के साथ बनाते हैं, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहता है कि दो ट्राइंगल है पी क्यू आर और एस टी यू, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं।
अंडर प्रॉपर्टी ए एस से। भैया जब कॉन्ग्रुएंट वर्ड आ गया किसी भी प्रॉपर्टी से हो, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर मुझे दे रखा है पी क्यू आर तो मैंने लिख दिया यार ये पी क्यू आर है, और मैंने कहा ये एच टी यू है, तो एच टी यू दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, मतलब बिल्कुल इक्वल हो गए। अब इसमें ए एस ए लगे या कुछ भी लगे, मुझे पता कॉन्ग्रुएंट आ गए तो सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल, एरिया इक्वल, पैरामीटर इक्वल, सब कुछ इक्वल। चलो एंगल पी क्यू आर 60 दे रखा है, तो ये 60 तो ये भी 60 लिखते चलो, साथ के साथ कंफ्यूजन ही ना हो। पी आर क्यू 30 दे रखा है, तो ये 30, ये 30 तो ये भी 30 हो गया। चलो पी क्यू आर हो गया, एच टी ठीक है, एंगल एस टी यू 60 डिग्री के बराबर, तो लिख ही दिया मैंने, तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। फाइंड एंगल टी एस यू, टी एस यू ये वाला एंगल बताना है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर एक ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड का सम 180 डिग्री होता है, तो 60 प्लस 30 90, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 दैट इज 90। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। बाकी इस क्वेश्चन में अगर ये एच टी यू ये 60 डिग्री नहीं भी देते तो भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ये फालतू की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने टाइम वेस्ट करने के लिए हमारा, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं थी इस इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि जब पी क्यू आर दे दिया था तो वहीं से मुझे मिल गया था एंगल टी का मान 60 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास एक फिगर है, जिसमें ये फिगर एग्जामिनर ने ही दी थी, मैंने नहीं बनाई है। ए बी बराबर होगा ए डी के, और ये 9 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, ये भी 9 हो गया और ये भी बराबर 9 के हो गया। ए सी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 13, ये 13 दे दिया और ये भी 13 दे दिया। चलो आगे कहता है बी सी इक्वल्स टू 15, ये 15 है, तो इसका मान बता दो क्या होगा। आप डायरेक्टली कहेंगे सर देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं ई ए डी ट्राइंगल को देखा, तो मैंने कहा ये वाली साइड 13, फिर यहाँ पे ये वाला एंगल कुछ थीटा रहा होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है तो ये भी थीटा होगा, और ये मेरे पास क्या हो गया, डी हो गया, है ना। नीचे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आएगा ये, क्योंकि देखो ई ए मेरा कितना है 13, तो सी ए भी 13 है, और फिर मेरे पास ए डी कितना है 9 है, ऐसे मेरे पास ए बी 9 है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, तो मेरे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। वरना आपने देखा इक्वल एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इक्वल एंगल के सामने वाली साइड आपको इक्वल दिखेंगी। तो मेरे पास ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के, और ये हो जाएगा 15। ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना आप सभी लोगों को पता है कि ये आप में से मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ते ही इसका आंसर 13 मार्क कर दिया होगा कि सर ये 13 नहीं सॉरी 15, ये 15 है ना, 15 मार्क कर दिया होगा, कुछ सोचा ही नहीं होगा देख के, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर मार्क बस। अगला सवाल मेरे पास क्या है कि एक्स वाई जेड जो ट्राइंगल है ना वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एल एम आर के, एल एम आर के। तो हमें m प्लस एक्स प्लस भी बताना। अब देखो ध्यान से करने वाला सवाल, गलती नहीं करनी। आप मुझे बताइए, कॉन्ग्रुएंसी में कहता है एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई एल एम के बराबर होगा। एक्स वाई कहां है मेरे पास, ये रहा 2m प्लस 1, किसके बराबर होगा, एक्स वाई बराबर होगा एल एम के इसके, तो ये हो गया 5 के बराबर, तो m का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूं। फिर मैंने वाई जेड को ले लिया, y और z किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एम आर के, एम आर इसके, तो 2p प्लस 2 किसके बराबर हो गया 8 के, तो यहाँ पे p का मान कितना आ गया 3 आ जाएगा सोल्व करके। और फिर मेरे पास बची हुई साइड हो गया, ये वाली बची हुई साइड है और ये बची हुई साइड है, तो इसका मतलब 2x माइनस 1 किसके बराबर होगा 7 के, तो x का मान कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। m प्लस p प्लस x यही पूछा है, कितना हो गया 5 और 4 9। दिस इज माई आंसर, क्वेश्चन इज ओवर। चलूं क्या आगे अब मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इस फिगर के अंदर QPS ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है SRQ के। अगर ऐसा दे रखा है, आपने इतनी स्टेटमेंट पढ़ ली, तो आप चीजें लिखना स्टार्ट कर दो।
पी एस एंगल पी और यहाँ पे एंगल आर के बराबर होगा, मतलब ये 106 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 106 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट इस वाले एंगल में देख, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल को देख रहे हैं, नीचे वाले ट्राइंगल को देखूं, एस आर क्यू, एस आर आर क्यू, लास्ट में क्या है क्यू, और उस वाले ट्राइंगल में लास्ट में क्या है, ऊपर वाले में एस, तो मतलब ये 52 है तो ये वाला एंगल 52 को हो जाएगा। और आप चाहें तो बाकी सारी की सारी चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी चीजें यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फिगर आपको पैरेललोग्राम दिख जाएगी। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। अगर आपको वो पैरेललोग्राम भी नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतना पार्ट क्लियर हो गया। तो अब मुझसे क्या पूछा है, एंगल पी एस आर, पी एस आर, ये वाला पूरा कोण मुझे बताना है क्या होगा। आप कहेंगे सर देख लीजिए, ये मेरे पास 106 है, ये 52 है, अगर इस एंगल को x मान लूं तो मुझे क्या बताना है, 52 प्लस x का ही मान बताना है। आप कहेंगे सर ये किसके बराबर, 52 प्लस x प्लस 106, तो 180 के बराबर होगा सभी एंगल्स का सम। तो मैं कह सकता हूं ये 52 प्लस x किसके बराबर, 180 माइनस 106 के बराबर हो जाएगा, और ये मेरा आंसर आ जाएगा 74। क्वेश्चन हो गया खत्म। वरना फिगर इन्होंने बिल्कुल इतनी आसान सी बना रखी थी पैरेललोग्राम जैसी, तो आप डायरेक्टली फिर तो सोच ही पाते कि सर ये 106 है, अगर पैरेललोग्राम है तो इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा एडजेसेंट साइड्स का, तो 106 को हटा देंगे 180 में से, तो हमारे पास आ जाएगा 74। ऑल्दो वो भी नहीं करना तो हम बेसिक से मैंने आपको निकाल के दिखाई दिया कॉन्ग्रुएंसी से। अब हम आते हैं समरूपता पे, सिमिलैरिटी में। मैंने सिमिलैरिटी के बारे में क्या बताया, कोई भी फिगर हो मेरे पास से ABC और मैंने एक फिगर बना ली DEF, तो अगर ये दोनों ABC अगर मैं कह रहा हूं सिमिलर हैं किसके, DEF के, इसका मतलब क्या होगा, आप कहेंगे सर इनके सबसे पहले तो कोण बराबर हो जाएंगे। अगर इसे मैं मान लेता हूं से थीटा या अल्फा, अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, मैंने कहा इसे अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ये बीटा लिया तो ये भी बीटा हो जाएगा, और ये गामा लिया, बीटा इधर ले लेते हैं, चलो बीटा, ABC सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, ये बीटा हो जाएगा, और अगर मैंने इसे गामा लिया तो ये गामा। ठीक है, एंगल्स बिल्कुल देखने में एक जैसे होने चाहिए, समरूप। इनहैंस्ड फिगर का मतलब क्या होता है कि मैंने इसे थोड़ा जूम कर दिया ना, तो अगर मैं कहूं ये वाली साइड A है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, AK हो जाएगी। ये वाली साइड मेरे पास क्या है, ये वाली साइड अगर B है तो ये वाली साइड BK, और ये वाली साइड अगर C है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, CK हो जाएगी। तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप कहेंगे सर AB BC CA, AB को अगर डिवाइड कर दूं किससे, DE से, BC को डिवाइड कर दूं किससे, EF से, और CA को डिवाइड कर दूं किससे, DF से, इनका जो रेशियो होगा कोरोस्पोंडिंग साइड्स का वो इक्वल होगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूं तो एक कांस्टेंट फैक्टर आ जाएगा के। अब ऐसे ही डिमिनिश्ड फिगर भी हो सकती है, अगर इसे जूम आउट करके देखूं तो ऐसी छोटी सी फिगर बन जाएगी, तो उसमें भी सिमिलर चीज आप प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या हो गया, एंगल सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल, कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। ठीक, दो चीजें हमने ये जानी। बाकी इसके अंदर कोई भी लेंथ में अगर लूंगा, एंगल सारे के सारे अंदर जितने भी बनाए जाएंगे वो इक्वल होंगे, लेकिन अगर मैं कोई भी साइड यहां पे लूंगा तो वो डिमिनिश्ड हो जाएगी। से अगर मैंने यहां पे से मीडियन बनाई, मीडियन क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, सामने वाली साइड को दो इक्वल भागों में बांटती है। तो अगर मैंने कहा ये M1 है तो ये वाली साइड क्या होगी मेरे पास, इसका कोरोस्पोंडिंग रिजल्ट, ये आप कहेंगे सर ये हो जाएगी मेरे पास K इंटू M1, कोरोस्पोंडिंग फैक्टर K से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो K इंटू M1 हो जाएगी। ऐसे इन रेडियस सर्कम रेडियस कुछ भी निकालें तो ऐसे रहेगा। तो आप सम करेंगे, अगर साइड्स का रेशियो भी करूं मैं, अब यहाँ पे साइड्स कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो हमने निकाला था कि अगर मैं इनका क्या कर लूं, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 1/k आएगा, सॉरी, क्योंकि ये ABC लिखा था, ये AK CK BK था, तो 1/k। अगर मैं इनके पैरामीटर का रेशियो करूं तो वो भी मेरे पास क्या आएगा, बिल्कुल सेम निकल के आएगा, क्योंकि आप A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C के आएगा तो 1/k, सेम ही चीज आएगी। ठीक है, और एरिया में अगर हम बात करेंगे तो एरिया का रेशियो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं हाइट भी निकालता तो यहाँ पे इसकी हाइट अगर h होती तो ये क्या हो जाती, HK हो जाती। तो एरिया का रेशियो क्या होता है मेरे पास, ABC रेशियो DEF, ये आ जाता है मेरे पास 1/k²। ठीक है, क्योंकि बेस में भी k था, हाइट में भी k था, तो 2 बार k आ जाता। तो ये मेरे पास एरिया का रेशियो निकल के आता है, जिसे मैं कह सकता हूं साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, या फिर आप कह सकते थे AB
बाई डी ई का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कैसे कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या हो गया, रेशियो इक्वल आ गया, तो उस केस में क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल आ गई तो कॉन्ग्रुएंट, अगर रेशियो इक्वल है तो क्या, सिमिलर। ऐसे साइड एंगल साइड, तो साइड्स का रेशियो अगर मैं कहूं ये ए बी सी और ये डी ई एफ है, तो अगर ए बी बाई डी ई बराबर आ जाए किसके, बी सी बाई डी एफ के, और ये एंगल थीटा हो जाए और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाए, तो मैं कहूंगा दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, प्रॉपर्टी वही है एस से एस, बस क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल चाहिए, यहाँ पे साइड्स इक्वल ना हो, साइड इक्वल हो गई तो कॉन्ग्रुएंट। एक होती है प्रॉपर्टी डबल ए या ए कह लो, इसका मतलब क्या, देखो दो एंगल आपने इक्वल कर दिए, मैंने कहा सर ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 70 डिग्री है, यहां पे भी आपने कहा चलो ये 30 डिग्री 70 डिग्री, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या निकल के आएगा मेरे पास, आप कहेंगे सर ये 100 माइनस 80, 100 माइनस 30 प्लस 70 ये आ गया 80, ऐसे ये 80 आ जाएगा। तो दो एंगल भी इक्वल हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो डबल ए ट्रिपल ए प्रॉपर्टी या डबल ए प्रॉपर्टी, इससे भी हम कह सकते हैं कि हम सिमिलैरिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो तीन प्रॉपर्टी हमने देखी, एस एस एस, एस ए एस और ए। चलूं क्या आगे मैं, अब कुछ प्रॉपर्टी जो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ये सारी की सारी चीजें निकल के आती हैं मेरे पास। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, वही हाइट का रेशियो, वही रेडियस का रेशियो, वो सब इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एरिया क्या हो जाएगा, साइड के स्क्वायर, साइड के रेशियो का स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, या मीडियन के कह लो या हाइट के कह लो, एक ही बात है। एक थेल्स थ्योरम होती है हमारे पास, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके पैरेलल एक लाइन खींच दी जाए डी, एबीसी एक ट्राइंगल है, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी डी, बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच दी, तो आप कहेंगे सर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल अल्फा। तो मैं दो ट्राइंगल को सिमिलर बता देता हूं, ये छोटे वाला ट्राइंगल ए डी ई ये सिमिलर हो जाता है किसके, ए बी सी के, कौन सी प्रॉपर्टी से, डबल ए एंगल प्रॉपर्टी से। अगर ये हो गया तो इनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और अगर साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया तो मैं कह सकता हूं यहां पे मेरे पास क्या आता है, मैं कह सकता हूं ए बी डिवाइडेड बाई ए डी बराबर हो जाएगा मेरे पास ए सी डिवाइडेड बाई ए, और इन दोनों के अंदर अगर मैं दोनों जगह -1 भी कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी माइनस ए डी, ए बी में से अगर मैं ए डी को घटा दूं, ये वाला पार्ट घटा दूं, तो मेरे पास बचेगा बी डी, तो बी डी बाई ए डी ये बराबर हो जाता है मेरे पास, सिमिलरली उधर निकालेंगे तो मेरे पास सी ई डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लेना बस। चलो ये सारी की सारी चीजें हम देख सकते हैं। अगर मेरे पास क्या हो गया, डी और ई इसका मिड पॉइंट हो गया, किसका, ए बी का और ए सी का, तो हमारे पास रिलेशनशिप निकल के आती है, अगर ये वाली साइड एक्स है तो ये वाली साइड क्या हो जाती है, क्योंकि ये मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे, तो मेरे पास ये वाली साइड अगर क्या होगी, ये मिड पॉइंट हो गया तो ये 2 रेशियो, तो ये 1 रेशियो होगा, तो साइड का रेशियो 2:1, तो ये वाली साइड अगर 2 रेशियो होगी तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी मेरे पास 1 रेशियो। ठीक है, तो ये चीज हम याद रखते हैं। कहता है मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके साइड्स का रेशियो दे रखा है ये 5:7, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, हमें पता है एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड्स के रेशियो का होल स्क्वायर होता है, और ये आ जाएगा 25:49। क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। क्वेश्चन में कहता है दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया 196:625 है, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, आप कहेंगे सर इसका रूट लगा देंगे, 196 रूट बाय 625 कितना आ जाएगा मेरे पास 14:25। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलूं आगे मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्राइंगल एबीसी और डीएफ सिमिलर दे रखे हैं और इनके पैरामीटर्स
एबीसी और डीएफ का मुझे 40 और 12 दे रखा है। तो अगर डीई मेरे पास 6 है तो हमें एबी का मान बताना है। आप कहेंगे सर देखो दो ट्राइंगल सिमिलर है, डीई का मान दे रखा है 6, तो डीई डिवाइडेड बाय डी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी ए बी, तो ये मुझे निकालना है, तो मैं कह सकता हूं 6 बाई ए बी। अब जो मेरे पास साइड्स का रेशियो होगा वही मेरा पेरीमीटर का रेशियो भी होता है। पेरीमीटर एबीसी और डीईएफ का हमें दे रखा है 40 और 12, तो ए बी के सामने आ जाएगा 40 और यहां पे आ जाएगा 12। क्लियर हो गया। अब मुझे लेंथ बतानी है ए बी की, तो क्या हो गया, आप कहेंगे सर पेरीमीटर का ये क्या है, हाफ है, तो ये 40 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और मेरे पास ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलूं आगे। बाकी ऑल्दो आप मुझे ये बताओ क्या ये क्वेश्चन होना पॉसिबल है, क्या इस क्वेश्चन में कोई एरर है? एरर है। अब क्या एरर है इसके अंदर? आप कहेंगे सर ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। अगर मेरे पास एक साइड 20 है और पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 40 है, तो इसका मतलब ये अगर साइड बी मान लूं और ये सी मान लूं, इन तीनों का सम 40, तो बी और सी कितना आ गया, 20। दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो सकता है कि एक ट्राइंगल में? नहीं हो सकता, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। अगर मैं इसे बनाना भी कोशिश करूं तो एग्जैक्टली क्या बनता, बी ए बनता, सी ए बनता, और यहाँ पे ये एक लाइन बनती है, ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं था। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन तो बना दिया लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाया कि वो ट्राइंगल की बात कर रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। चले आगे अब हम, तो ऑल्दो ये क्वेश्चन की फॉर्मेशन में गलती है, लेकिन जब भी इस तरह का सवाल आए आप अपना आंसर जरूर मार्क करके आना, ठीक है, जो आपका बेसिक से निकले। क्योंकि अगर इस तरह का सवाल एसएससी अपने यहाँ गलती नहीं मानता है, कोर्ट पे जाएगा तो कोर्ट ये नहीं देखेगा कि ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा, वो देखेगा कि बेसिक से निकल रहा है नहीं निकल रहा। चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल पीक्यूआर के, है ना, और एबीसी का एरिया दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, पीक्यूआर का एरिया दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, बीसी साइड दे रखी है, क्यूआर का बताना है। तो बीसी और क्यूआर साइड का रेशियो एरिया के रेशियो का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो मेरे पास 16 रेशियो 15 का स्क्वायर रूट 4 रेशियो 5 आएगा। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, बीसी मुझे दे रखा है 20 और क्यूआर निकालना है, जो निकालना है उसे एक्स मान लिया। यहां से काटूंगा तो 5 और 5 इंटू 5 25, 25 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, ए बी पी क्यू और क्यू आर और आरपी का भी मान दे रखा है, तो हमें पेरीमीटर बता दो किसका, एबीसी का। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर पेरीमीटर का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। अगर देखो पी क्यू दे रखा है, क्यू आर दे रखा है और आरपी दे रखा है, तो इसकी तो तीनों साइड दे दी, तो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर अगर मैं निकालूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 + 9 15 + 12 27, है ना, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ एबीसी, जिसे मैं मान लेता हूं चलो x है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। अब यहां पे ए बी दे रखा है, ए बी तो मेरे पास 4 है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू है, पी क्यू क्या होगा, 6 होगा, तो दिस इज माय आंसर। सोल्व कर लो। आप कहेंगे सर ये 3/2 होगा, 3 से काटूंगा तो 9 और 9 2 18, एक्स का मान कितना आ गया, 18। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। सबको समझ आ रहा होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, तो दिस मार्क्स द एंड। सिमिलैरिटी के बेसिक क्वेश्चंस का यहां पे एंड होता है, लेकिन अभी और भी चीजें जो डिराइव्ड सिमिलैरिटी से बनती हैं, थेल्स थ्योरम या बाकी सारी चीजें, वो हम देखेंगे। कहता है मेरे पास, फटाफट से देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट एक्स और वाई हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा मेरा एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसके मिड पॉइंट एक्स और वाई मैंने मान लिया। BC + XY 18 है, BC और XY का सम, चलो इसे मैं मान लेता हूं A और इसे मान लेता हूं B, तो मुझे क्या दे रखा है, A + B कितना है, 18 है। हमसे पूछा है A - B बता दो, BC - XY, A - B का मान क्या हो। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। X और Y मिड पॉइंट थे, तो ये वाली लाइन इसके बराबर थी, ये वाली लेंथ इसके बराबर, ठीक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये चीज समझाई थी कि अगर मेरे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक बार दोबारा रिजल्ट रिवाइज करा के बता देता हूं।
तो उस केस में अगर मैं ट्राइंगल ए एक्स वाई और ए बी सी को देखूं तो आप कहेंगे सर ये वाली साइड और ये पूरी साइड, ठीक है, ये 1 रेशियो है तो ये वाली साइड 2 रेशियो होगी, ये वाली साइड अगेन 1 रेशियो है तो ये वाली साइड 2 रेशियो होगी, डबल होगी इसका। तो साइड्स का रेशियो तो ए एक्स बाई ए बी और ए वाई बाई ए सी 1:2 आ गया, दो साइड का रेशियो इक्वल और ये कॉमन बीच का एंगल इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से, एस से एस प्रॉपर्टी से। अगर सिमिलर हो गए तो बाकी तीसरी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि भैया अगर ये वाली साइड 2 रेशियो तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी 1 रेशियो। इन दोनों का सम करूंगा तो 2 + 1 ये 3 रेशियो आ जाएगा, ये 18 के बराबर। तो मेरे पास एक रेशियो किसके बराबर, 6 के बराबर। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2 - 1, तो मेरे पास 2 - 1 ये 1 रेशियो किसके बराबर, 6 के बराबर। तो यही मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलें आगे, ठीक है। रेशियो की फॉर्म में ना रखना चाहो तो इसे y कह सकते हो, इसे y कह सकते हो। तो मैं कह सकता हूं 3y, यहाँ पे y आ गया और 2y - y = y और y का मान आ गया 6, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा याद रखना अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, एक ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनाई जाए तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, मेरे पास ये वाली साइड इस वाली साइड की डबल हो जाती है। दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिए तो ये वाला एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये वाला एंगल बीटा तो ये वाला एंगल भी बीटा। और अगर हम देखें तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ये पता होती है। अभी मीडियंस में इस पे बेस्ड और बेटर क्वेश्चंस भी हम करेंगे। क्लियर हो गया। इसी में अगर एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताने की कोशिश करूं, चलो करा देता हूं। अभी यहां पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो साथ के साथ हो जाएगी। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है से ए बी और सी, ठीक है, और यहां पे मैंने क्या करा, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी से डी और ई, ठीक है। तो मुझे समझ आया ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, इसके आधी भी हो जाएगी, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये कॉमन। ऐसे ही मैंने एक पॉइंट ले लिया क्या, चलो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया एफ जो कि क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, और इसको यहां से मिला दिया। तो यहां पे भी मेरे पास सिमिलर चीजें चलेंगी। मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये वाली लाइन किसके पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल और इस वाली लाइन की आधी भी हो जाएगी। ऐसे ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल और इसकी आधी भी हो जाएगी। तो अगर मैं स्प्लिट करके लिखना चाहूं, मैं कहूं ये वाली साइड को मैं ए मान लेता हूं, ये भी ए मान लेता हूं तो ये 2a। ये वाली साइड को मैं अगर 2b मान लेता हूं तो ये मेरे पास, क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो ये b और b होगा। और ऐसे ये 2c मान लेता हूं तो मेरे पास ये c और ये c होगा। तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे क्योंकि ये 2a है तो ये वाली साइड a होगी, ये 2b है तो ये वाली साइड b होगी, और ये 2c है तो ये वाली साइड क्या होगी, c। तो मेरे पास सारे यहाँ पे जो चार ट्राइंगल बन रहे हैं, चारों ट्राइंगल की सारी साइड a b और c आ रही हैं। तो ये चारों ट्राइंगल, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ऑल 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल 4 ट्राइंगल्स आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ध्यान रखना, सिमिलर नहीं बोल रहा, कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट बनेंगे, ठीक है। ये मेरे पास ये चारों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, इन सब का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे अगर मैं नाम रख दूं इन सबके। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, मैं फटाफट से आपको वहां पे क्वेश्चन करा देता हूं। प्रॉपर्टी बाद में करेंगे। चलो, ये मीडियन में मैंने डाला था, जनरली मीडियन की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, सॉरी एक ट्राइंगल होगा मेरे पास पी क्यू आर, इसके मिड पॉइंट्स हैं ए बी और सी, इन्हें ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बना उसका एरिया बता दो, एबीसी का एरिया क्या होगा। अगर पी क्यू आर का एरिया क्या है, 32 है। अगर पी क्यू आर का एरिया 32 होगा तो आप कहेंगे सर ये चार इक्वल एरियाज में बटेगा। अभी मैंने बताया चार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, इन चारों का सम इस बड़े वाले के बराबर।
तो जो ट्राइंगल ABC होगा इसका एरिया क्या हो जाएगा, PQR ट्राइंगल का एरिया जो 32 दे रखा है उसे 4 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 8। याद रह जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है वही सेम, मेरे पास एक ट्राइंगल है A, B और C, DE पैरेलल बना दी हमने किसके, BC के। AD बाई DB कितना हो गया, 4:5, तो ये वाला 4 रेशियो होगा, तो ये 5 रेशियो हो गया मेरे पास, है ना। DE 12 है, तो ये वाली वैल्यू हमें 12 दे रखी है, तो हमें बताना है BC की लेंथ क्या होगी। आप कहेंगे सर हमें पता है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल अल्फा तो ये एंगल अल्फा, ये बीटा तो ये वाला बीटा, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और ये कॉमन तो ऊपर वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ साइड्स का रेशियो मेंटेन हो जाएगा, ये 4 है, 4 + 5 ये पूरा कितना हो गया, 9 रेशियो। तो मैं कह सकता हूँ ये AD बाई AB 4/9 किसके बराबर होगा, ऐसी इनकी साइड 12 है और ये BC है, 12 बाई BC के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। आप देखेंगे 4 से 3 गुना जा रहा है ये, तो 9 से भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो यह कितना आ जाएगा, 27। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। चलें आगे। बाकी ये सारी चीजें आपको लाइन पैरेलल देखते ही सिमिलैरिटी समझ आ जाती है। आपने देखा 4 है, 4 का 3 गुना क्या जा रहा है, 12 जा रहा है, तो ये पूरा 9 था, 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे पास, 27। अगले सवाल पे चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन, ABC ट्राइंगल DE पैरेलल टू BC। अब हमें क्या दे रखा है, BC का मान 8 दे रखा है, DE का मान हमें 6 दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 90 दे रखा है, ABC ट्राइंगल का एरिया हमें बताना है, बड़े वाले ट्राइंगल का। तो मेरे पास मुझे पता है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर आएंगे, तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर मतलब 6/8 का होल स्क्वायर ये इनके एरिया के बराबर होगा। यहाँ पे ये 90 दे रखा और ये हमें निकालना है। आप सोल्व करेंगे तो ये 3/4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 काटूंगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, या लिख ही देता हूँ चलो 16। अगर 9 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 160 को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक ट्राइंगल ABC है जिसमें DE मेरे पास क्या है, फिर से पैरेलल हो गया BC के, D एक पॉइंट है किसके ऊपर, AB के ऊपर, और EAC के ऊपर पॉइंट है। D डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब ये 2 इक्वल एरियाज में DE स्प्लिट कर रहा है ट्राइंगल को। तो हमें बताना है DB रेशियो AB क्या होगा। ये X मान लू DB और इसे AB को Y मान लू, तो ये हमें बताना है X रेशियो Y। ध्यान रखना XY मैंने इसलिए लिखा कि कंफ्यूज ना करो। आप कहेंगे सर मुझे पता है अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो छोटे वाला ट्राइंगल ADE सिमिलर होगा किसके, ABC के, ठीक है। एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, ADE रेशियो ABC। आप कहेंगे सर ABC 2 रेशियो है और ये 1 रेशियो है। अगर एरिया का रेशियो ये आ गया तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/√2। तो मैं कहूंगा अगर मेरे पास क्या है, ये वाली साइड √2 है तो ये वाली साइड मेरे पास क्या होगी, ये वाली साइड होगी 1 रेशियो, ठीक है। साइड के एरिया के रूट का रेशियो साइड का कोरस्पॉन्डिंग रेशियो होता है, ये पता है। अगर ये √2 हो गई, ये 1 हो गई, तो ये वाली साइड क्या हो गई, √2 - 1 हो गई। हमें किसका मान बताना है, DB, दैट इज √2 - 1 रेशियो AB। AB क्या है, √2। क्या हमें दे रखा है √2 - 1 रेशियो √2 दे रखा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट। समझाने के लिए इतना करा, वरना ये क्वेश्चन को क्वेश्चन पढ़ते ही हम लोग प्रैक्टिस के बाद डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। चलो फिर मेरे पास सेम क्वेश्चन, एक ट्राइंगल ABC है, DE A और B के ऊपर कुछ पॉइंट है, कुछ इस तरीके से कि DE पैरेलल है BC के, AD रेशियो DB 7:9।
ये 7 रेशियो है और ये मेरे पास 9 रेशियो है। आगे बढ़ते हैं। सी डी एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ। अब देखो थोड़ा सा बेटर कर दिया। सी डी सॉरी बी, ये ई है, सॉरी इसे सही कर लो, ये बी। सी डी एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एफ। ये एफ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि डी एफ ये जो ये वाला एरिया है और जो बी एफ सी या सी बी एफ ये वाला जो एरिया है, इनका रेशियो क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे, अब ध्यान दीजिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूं, आप कहेंगे सर देखो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दो पैरेलल लाइन हो, अगर ये लाइन जा रही है मेरे पास, तो हम ये पढ़ते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं, है ना। ये ऐसे इक्वल आ गए। ऐसे अगर मैं देखूं ये बीटा, तो ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा। अगेन ये पैरेलल लाइन जा रही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल गामा, तो ये वाला एंगल भी गामा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो मैंने कहा डी ई या डी एफ ई सिमिलर हो जाएगा किसके, सी एफ बी के। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिमिलर हो गए तो इनका एरिया का रेशियो, अब एरिया के टाइम पे कुछ भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब साइड्स का रेशियो देखो, मुझे दे रखा था ए डी ई ट्राइंगल, और मुझे पता है कौन सा ट्राइंगल, ए डी ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, ये भी सिमिलर आते हैं। तो इनकी साइड का रेशियो क्या है, 7, और 7 + 9 ये हो जाएगा 16। 7 रेशियो 16 है, तो ये वाली साइड भी मैं कहूंगा ये 7 है, तो क्रोस्पोंडिंग साइड ये वाली क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो इन दोनों का एरिया का स्क्वायर 7 रेशियो 16 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड ले ली 7 और इसमें इस एंगल के सामने वाली साइड ये वाली ले ली 16। तो ये आ गया 49 रेशियो 256। दिस इज माई आंसर। क्लियर है सभी लोगों को, बढ़ जाए आगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है और डी एक पॉइंट है बीसी के ऊपर, सच डेट बीसी इक्वल्स टू, चलो मैं बना लेता हूं, एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, ठीक है, डी एक पॉइंट है बीसी पे, तो ऐसे रैंडमली मैंने एक पॉइंट रख दिया डी। आगे दे रखा है बीसी 16 है, तो ये वाली साइड मुझे दे रखी है 16। बीडी 11 है, ये वाली साइड मुझे दे रखी है 11। एंगल एडीसी बराबर है बीएसी के, ए डी सी ये वाला एंगल बराबर है बी ए सी के, तो ये इसके बराबर हो गया थीटा। हमें बताना है लेंथ एसी, एसी की लेंथ मतलब इसे मान लेता हूं मैं एक्स, एक्स का मान बताना है। जब भी इस तरीके का सवाल हो, एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन बीच में कहीं खींच दी जाए और दो एंगल इक्वल दे दें, तो हमें पता है क्या लगता है, सिमिलैरिटी लगती है। अब सिमिलैरिटी कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो ये एंगल है, बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल है, छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल है। अच्छा ये एंगल सी बड़े वाले ट्राइंगल में भी और छोटे वाले ट्राइंगल दोनों में कॉमन आएगा, दो एंगल इक्वल हो गए तो दो ट्राइंगल सिमिलर निकल के आएंगे मेरे पास। क्या हुआ, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने आपको ये चीज बताई कि अगर किसी भी क्वेश्चन में एक हल्की सी कंस्ट्रक्शन करी जाए, एक लाइन ड्रॉ करी जाए और दो एंगल को इक्वल दे दे, तो समझ जाना वहां पे क्या लगेगी, सिमिलरिटी लगेगी। मेरे पास ये वाला एंगल, एक छोटा सा एंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के एंगल के इक्वल दे रखा है, तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं तो इसमें ये वाला एंगल सी है और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है एबीसी, इसके अंदर भी वाला एंगल है, तो दो एंगल कॉमन हो गए। इसका मतलब क्या होगा, मैं कह सकता हूं कि मेरे पास किस प्रॉपर्टी से,
ए प्रॉपर्टी से दो ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे। अब कौन से दो ट्राइंगल होंगे? अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल को देखूं, इसे ए, डी और सी, मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इस ट्राइंगल की। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो मेरे पास क्या आएगा? आप कहेंगे सर यहां से डी और सी, ये डी और सी, ये किसके बराबर आ रहे वाले बड़े वाले ट्राइंगल में? ए और सी, ए और सी। बचा हुआ वाले ट्राइंगल में बचा बी, और छोटे वाले ट्राइंगल में मेरे पास बचा ए। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। किस प्रॉपर्टी से? ये ए प्रॉपर्टी से क्या हो गए मेरे पास? सिमिलर आ गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो छोटे वाले ट्राइंगल में जो बचा हुआ एंगल अगर आप लेना चाहें तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल, इसे मैं मान लेता हूं गामा। तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। ठीक है। अब जब हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का करते हैं तो हम एंगल के सामने वाली साइड ले लेते हैं जिससे कि कंफ्यूज ना हो। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एक्स। तो ये थीटा के सामने वाला है छोटे वाले ट्राइंगल में, तो मैंने लिख दिया एक्स। बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? 16 है, तो मैंने लिख दी यहाँ पे 16। ये किसके बराबर होगा? अब छोटे वाले ट्राइंगल में मुझे और कौन सी साइड पता है? देखो एक्स वाली निकालनी है। क्या मुझे ये वाली साइड पता है? आप कहेंगे सर 16 में से 11 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 5। तो गामा के सामने वाली साइड है 5, और बड़े वाले ट्राइंगल में गामा के सामने वाली साइड क्या है? एक्स। तो ये इक्वल हो गया। एक्स स्क्वायर किसके बराबर? 16 इंटू 5 80 के बराबर, और एक्स का मान कितना आ जाएगा? 16 इंटू 5 होता है 4, बाहर आ जाएगा 4√5। आई होप क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एसएससी पूछ चुका है, आपको डायरेक्ट तरीके पता होने चाहिए। अब कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री का है, तो बना लेता हूं। ए, बी और सी अपनी मर्जी से रख लेता हूं। चलो, ए सी मुझे कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। बी सी मुझे कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। आगे कहता है ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल पी मुझे 90 डिग्री का दे रखा है। पी आर, यहां पे क्यू बना लेता हूं, यहां पे आर बना लेता हूं। पी आर मुझे 3 दे रखा है। चलो, और मुझे क्यू आर 8 दे रखा है। तो हमें बताना है क्या? एबीसी कोंग्रेंट नहीं होंगे ट्राइंगल पी क्यू आर के, एबीसी सिमिलर होगा पी क्यू आर के, एबीसी बराबर होगा पी क्यू आर के। अगर ऐसा लिखे तो कहीं ना कहीं हम एरिया की बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एबीसी कोंग्रेंट होगा पी क्यू आर के। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट तो आपकी कन्फ्लिक्टिंग है, या तो कोंग्रेंट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, या फिर एक चीज ये भी हो जाती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम नहीं कह सकते। तो जनरली इनमें से कोई सवाल आएगा। अब कोंग्रेंट तो हो ही नहीं सकता, आप कैसे कह देंगे कोंग्रेंट है? राइट एंगल हो गया ना, हाइपोटेनियस बराबर, ठीक है, और ना कोई दूसरी साइड निकालेंगे ना साइड बराबर, तो कोंग्रेंट तो हो ही नहीं सकता। तो मैं 100% कह सकता हूं एबीसी नॉट कोंग्रेंट टू पी क्यू आर। ठीक है, दिस इज माय आंसर। तो सिमिलैरिटी वाला और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब मीडियन से रिलेटेड सवाल। मीडियन क्या होती है? माध्यिका होती है। माध्यिका क्या होती है? अगर मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, ठीक है, इसके अंदर एक सामने से मैंने लाइन खींची जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, या फिर मैं कहूं एबीसी का मैंने मिड पॉइंट लिया डी, इससे मैं अपोजिट वर्टेक्स से मिला दूं, तो ये मेरी कहलाती है मीडियन। क्या कहलाती है? मीडियन, जिसे हम बोलते हैं माध्यिका। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रिवीजन है, बाकी एक दो ही क्वेश्चन है मीडियन पे बेस्ड, तो मैं ना भी कराऊं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैंने क्या करा, 3 मिड पॉइंट ले लिए। मैंने क्या करा? मिड पॉइंट लिए। देखो जब पढ़ाने आता हूं तो फिर मन कर जाता है कि सारी चीजें कराता चलूं। मैंने डी पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट बीसी का। ऐसे मैंने ई पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट किसका? एसी का। और एफ पॉइंट ले लिया मैंने किसका? ए बी का मिड पॉइंट। तीनों को मिला दिया, 3 मीडियन बन गई। जहां पे मीडियन टकराती है इस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? केंद्रक, सेंट्रोइड। क्लियर? और ये केंद्रक क्या करता है? मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो ये वाली साइड का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है, यहां से लेके यहां तक दिस। ऐसे ये 2:1 होता है, और ये भी मेरे पास क्या होगा? 2:1 में बटेगा। ऑल्दो सबकी लेंथ अलग अलग होगी, ठीक है, रेशियो 2:1 होगा। तो मैं कह रहा हूं अगर मैंने जी मीडियन माना है तो ए जी रेशियो जी डी, ये क्या होगा? 2:1। ये चीज आप याद रखेंगे। अच्छा, मीडियन करता क्या है? इन सबको इक्वल एरियाज में भी बांटता है। तो मेरा कहने का मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया,
ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये सारे एरियाज भी हम आगे जाके प्रूव कर सकते हैं कि ये 6 के 6 एरियाज क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं अगर हम मीडियंस को ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे जब इसे एक मीडियन बनाई तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। बाकी इसका प्रूफ वगैरह मैंने जो डिटेल्ड एक प्रॉपर्टीज की पूरी क्लास ले रखी है 4 घंटे की ट्रायंगल की, उसमें सब बता रखा है कैसे हुआ क्या हुआ एक एक चीज। तो जो चीजें मैंने बताई आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ये सारे एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे और ये 2:1 में स्प्लिट करेगा। आगे बढ़ता हूं। अगर मेरे पास क्या हो, डी और ई मिड पॉइंट है, किसके, ए बी और ए सी के, ये मीडियन नहीं है, ये मिड पॉइंट है, तो ये 1:1 में बढ़ता है, हमें पता है। तो ये पूरा 2:1 हो जाता है। और हमने ये भी प्रूव करा कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं, तो ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा। ये वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल क्या हो जाता है, आपस में सिमिलर हो जाते हैं, ये चीजें आपको पता है। अगर एरिया निकालूं तो आप कहेंगे सर एरिया क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो ये वाला जो एरिया होगा इसके कोरोस्पोंडिंग साइड 1 है, बड़े वाले ट्राइंगल के कोरोस्पोंडिंग साइड 2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर एरिया का रेशियो। छोटे वाले ट्राइंगल अगर मैं इसे मान लू ए और इस पूरे का एरिया मान लू मैं कैपिटल ए, तो कैपिटल ए किसके बराबर, 4a के बराबर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मैंने आपको बताया ये 4 ट्राइंगल्स में स्प्लिट होता है जो कि आपस में कोंग्रुएंट होते हैं, तो इन सब का एरिया बराबर होता है, तो इस बड़े वाले एरिया का क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है जिसमें डी मिड पॉइंट है बीसी पे, तो एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें डी मिड पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, जी सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड क्या करेगा, अगर मैंने मीडियन बनाई तो उस मीडियन पे ही तो होता है सेंट्रोइड, तो जी हो गया यहाँ पे। और मुझे ये भी पता है ये से किस में बांटेगा, 2:1 में बांटेगा। इतना तो मैंने यहां तक पढ़ के लिख लिया। जीडी मुझे कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ये वाला मान मुझे कितना बराबर दे रखा है, 10 दे रखा है। हमसे पूछा है एडी बता दो, एडी क्या होगा, अगर ये 2:1 है तो ये कंप्लीट कितना हो गया, 3:1। 1:10 के बराबर, तो 3 इंटू में 10 ये हो जाएगा 30। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। बाकी ये डायग्राम बना के मैंने समझा दिया, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप एग्जैक्ट विदाउट डायग्राम भी बना सकते हैं आंसर। ज्योमेट्री में हमें आदत होती है क्वेश्चन देखते ही हम डायग्राम पहले बनाते हैं, इसलिए हमने इस तरीके से कर लिया। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा ही दिया। ठीक है, मीडियन पे 2 ही सवाल थे, फिर भी मैंने कंसेप्ट आपको काफी सारे बता दिए। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे हम चलते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया एंगल ए का, मैंने क्या करा, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बनाया। एंगल बाइसेक्टर मतलब इसे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो मतलब ये थीटा है अगर, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये डी पे जाके टकराया। तो थ्योरम क्या कहती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है, ए से मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया ना, तो ए से जो साइड जा रही है, यहां पे कौन सी साइड जा रही है, ए बी। दूसरी साइड कौन सी जा रही है, ए से ए सी। जो इनका रेशियो होगा, ए बी और ए सी का रेशियो होगा, वो किसके बराबर होगा, ए से कहां तक जा रही थी, बी तक, तो बी पकड़ा। और यहां पे ये जो एंगल बाइसेक्टर बनाया कहां पे जाके टकराया, डी पे, तो बी डी। और ऐसे ही दूसरा ए से लेके सी तक जा रही है, सी। एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन कहां तक आ रही है, डी तक, तो सी और डी। ये हमारे पास क्या होते हैं, रेशियो इक्वल होता है। तो मैं कह सकता हूं अगर ये मेरे पास सी रेशियो बी साइड दे रखी है, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, सी एक्स, और ये हो जाएगी बी एक्स, मतलब रेशियो क्या रह जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, क्या दे रखा था, ए बी ए सी। अगर ये सी है ये बी है, तो बी डी बाई डी सी, ये भी क्या होगा, सी रेशियो बी होगा। और अगर मैं बी डी को सिंगल रिप्रेजेंट करना चाहूं तो एक वेरिएबल का नाम दे सकता हूं सी एक्स, और ये कह सकता हूं बी एक्स। चले आगे एग्जैक्ट वैल्यू की फॉर्म में। यही हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। इस पे सीधा सा सवाल दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कहता है, मेरे पास एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। क्या है, एक्स वाई जेड है। ठीक है, एक्स वाई का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। एक्स जेड का मान कितना दे रखा है, हमें 5 दे रखा है। क्यों, एक पॉइंट है किस पे, वाई जेड के ऊपर। यहाँ पे क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, डेट इज क्यू। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है कि एक्स क्यू जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल एक्स को। क्या करता है, इसे बाइसेक्ट करता है। हमें बताना है वाई जेड रेशियो, सॉरी वाई क्यू रेशियो क्यू जेड, हमें ये वाला और इसका रेशियो बताना है। आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे, आप कहेंगे सर ये वाली साइड 4 रेशियो ही होगी और ये वाली साइड कितनी होगी, 5 रेशियो होगी। इस तरीके से भी आप ड्रॉप डाउन करके भी चेक कर सकते हैं, वरना
दिस रेशियो दिस किसके बराबर, दिस रेशियो दिस के बराबर। यही थ्योरम है हमारी, यही मैंने यहां पे कर दिया। क्वेश्चन खत्म हो गया, 4:5 इज माय आंसर। अगर थ्योरम्स याद हैं, कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज हैं, तो क्वेश्चन करने में ज्योमेट्री के कुछ टाइम नहीं लगता। आज के टाइम में एसएससी ने मजाक बना रखा है ज्योमेट्री का। चलूं क्या आगे, अब मैं इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है मेरे पास, देखो मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल है एबीसी, अगर मैं एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बना दूं, मैंने क्या करूं, मैं ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैंने इसका एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बनाया, और एंगल सी है इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाया, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर। तो मेरे पास जो एंगल बाइसेक्टर जहां पे टकराते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, इन सेंटर बोलते हैं। और प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है सोल्व करने के बाद, कि अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल होता है मेरे पास 90 प्लस a/2। क्या ये चीज याद रह जाएगी, अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल क्या हो जाता है 90 प्लस a/2। ये इन सेंटर की एक प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी इन सेंटर में हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में इसी से रिलेटेड सवाल आया तो मैंने आपको एक बार प्रॉपर्टी समझा दी। और इन सेंटर वही पॉइंट होता है जिसे सेंटर मान के मैं इसके अंदर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं जो तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। अंतः केंद्र से बोलते हैं हम, इन सेंटर को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो ये रेडियस होगा वो यहां से रेडियस होगा और यहां से रेडियस होगा। ठीक है, ये कैसे आया क्या बना सब समझा रखा है आप लोगों को क्लासेस के अंदर, तो उस पर नहीं जाते, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी, एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर्स हैं वो कहां पे जाके मिलते हैं, एक पॉइंट ओ पे जाके मिलते हैं। एंगल बी ए सी हमारा 72 डिग्री है, ये वाला एंगल 72 डिग्री है, तो हमें बता दो बी ओ सी क्या होगा। ये वाला एंगल क्या होगा, ओ तो हो गया इन सेंटर, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 प्लस 70/2, 90 प्लस 36 दैट इज 126। आप लोगों के लिए आपको लग रहा होगा कि सर आसानी से कर रहे हैं, लेकिन ये क्लास प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। ठीक है, आपके लिए सारे क्वेश्चंस पहले सारे शीट्स में से ज्योमेट्री के अलग करें, उसमें से ज्योमेट्री में से ट्राइंगल के अलग करें, ट्राइंगल में से टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस को बांटा, उसके बाद हर टाइप से पहले उसकी बेसिक थ्योरी को ऐड किया, उसे एक्सप्लेन किया, फिर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे कि हर एक चीज आपकी क्लियर होती चली जाए। अब राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी लोगों को पता है, इस पे बेस्ड बहुत सारी प्रॉपर्टी बनती है। तो मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे ये दे रखा है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी जिस पर क्वेश्चन बने वो बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं। मैंने कहा अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, इसे अगर मैं बेस मान लूं, इसे परपेंडिकुलर मान लूं, बेसिकली ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये एंगल थीटा है तो मैंने इसका एंगल इसके हिसाब से ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो जुड़ी हुई साइड होती है वो बेस, और जो सबसे बड़ी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेनियस। तो आपको एक रिलेशनशिप तो ये पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू बेस है बी और हाइट है मेरे पास परपेंडिकुलर के बराबर, तो ये इसका एरिया कहलाता है, जो ऊपर वहां पे लिखा हुआ भी आपके लिए। अच्छा, एक होती है सरकम रेडियस वाली बात। सरकम रेडियस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिससे एक पूरा का पूरा सर्कल ड्रॉ किया जा सके जो तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जाए। सरकम सेंटर जिसे हम बोलते हैं, सरकम सेंटर क्या होगा, मान लो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहूं इसके चारों तरफ, तो ये होगा सरकम सेंटर। तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर रहा होगा जिससे मैंने ये सर्कल बनाया होगा, और एक सरकम रेडियस होगा जो रेडियस होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, अगर साइड्स ए बी और सी होती मेरी, डिवाइडेड बाय 4 इंटू में सरकम रेडियस। एक फॉर्मूला हम ये पढ़ते हैं किसका, ये सरकम रेडियस है आर, ये साइड्स है मेरी ए बी सी, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं वो यहां पे लगा दूं तो एरिया, एरिया क्या है इस ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, साइड्स क्या है परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 4r करूंगा, तो मेरे पास निकल के आया हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 2r। हाइपोटेनियस क्या है, सरकम रेडियस का डबल है। इसका मतलब क्या होगा, जो ये हाइपोटेनियस है सरकम रेडियस इसी पे लाई करेगा, ये r होगा और ये भी r होगा, तभी तो मेरे पास 2rh बन सकता, और कोई केस नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूं मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस क्या होगा, मेरा सरकम रेडियस होगा, मतलब सरकम सेंटर होगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, और ये सरकम रेडियस क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय 2। क्या ये चीज याद रह जाएगी, इस पे बेस्ड बहुत सवाल बनते हैं, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, इसे याद रखिएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे पास, एक
एंगल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो एक तो 90 डिग्री का हो गई होगा। देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, तो सबसे इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सॉरी मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है, सॉरी स्मॉलेस्ट एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है। स्मॉलेस्ट एंगल को अगर मान लो मैंने मान लिया x है, तो मेरा जो एक एंगल होगा वो क्या होगा, x प्लस 30 होगा। ठीक है, हमें बताना है स्मॉलेस्ट एंगल मेरा क्या हो सकता है। तो अगर मैं सोल्व करूंगा तो आप कहेंगे सर इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये 90 हटा दिया तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। अगर इन दोनों का सम 90 है तो 2x प्लस 30 किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर। x का मान किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर। और अगर x 30 हो गया, स्मॉलेस्ट एंगल ये हो गया 60, ये हो गया 30, तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो गया, 30 हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा, चलें आगे, वरना आप, चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। I hope this question is clear to all of you. आपके दिमाग में एक चीज और आ सकती थी कि सर ऐसा भी तो हो सकता था इस क्वेश्चन में कि जो स्मॉलेस्ट एंगल से 30 डिग्री ज्यादा वाला एंगल हो वो 90 डिग्री हो। आपने x प्लस 30 इसे ही क्यों माना, आप x प्लस 30 इसे भी सोच सकते थे कि ये हो। तो उस केस में क्या हो जाता, अगर x प्लस 30 मेरे पास 90 के बराबर होता तो x किसके बराबर हो जाता, 60 के बराबर। ये 60 आता तो फिर मैं कहता ये वाला एंगल 30 होता। लेकिन जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो एक गलती है कि हमने स्मॉलेस्ट एंगल से 30 ज्यादा माना था। क्या ये स्मॉलेस्ट एंगल है, नहीं है, तो ये वाला एंगल तो मेरा 90 ही रहता। मतलब तो एक मुझे x जो ये लेना था और x प्लस 30 ये लेना था। ठीक है, इसे थोड़ा सा देख लेना, समझ आया इस चीज को। तो आपके दिमाग में अगर ये हो कि x प्लस 30 को 90 मान लेते तब हम करते, तो फिर क्या होता, मेरे पास ये 60 आता, ये 90 और ये वाला 30 आता। आंसर तो हमारा आ गया कि स्मॉलेस्ट एंगल 30 है, लेकिन फिर भी गलती क्या हो जाती, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल से 30 ज्यादा मानना था तो वो हम 90 नहीं मान सकते थे, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल उस केस में ये नहीं आता, ये आता, सॉरी जो हम मान रहे थे वो नहीं आता। चलते हैं अगले सवाल पे। चलो, एक एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। ए बी 12 है, सी ए बी 60 है। ये वाला एंगल 60 दे रखा है। चलो हमसे बताना है लेंथ ऑफ बी सी, ये वाली लेंथ बता दो। कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के सामने वाला साइड, ये बेस है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो ये चीज रिलेट कर पाएंगे। एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर और इस वाली साइड को बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशनशिप क्या होती है, आप कहेंगे सर टेन 60 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इसके बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब p अपॉन में 12। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये तो √3 होता है। तो मेरे पास p जो मुझे निकालना है BC वो किसके बराबर, 12√3 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर आपने, ये तो मैंने बेसिक से करा दिया, लेकिन अगर आपने क्या पढ़ रखा है, आपने हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ रखा है मुझसे, तो आपको ये भी याद होगा कि अगर हमारे पास एक एंगल 60 डिग्री होता है तो उस केस में क्या हो जाता है, सामने वाली साइड, ये वाली साइड अगर 1 रेशियो है तो ये वाली साइड √3 रेशियो होती है और ये वाली साइड 2 रेशियो होती है। तो आप डायरेक्टली कह सकते थे कि सर ये अगर 1 है तो ये क्या होगा, √3, तो मतलब 12 है तो ये कितना होगा, 12√3। फिर ये सब टेंजेंट वगैरह लगाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये चीज करते हैं। तो चलें आगे, हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक अगर आपको याद हो। क्वेश्चन में कहता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनियस मुझे 5 दे रखी है, बेस दे रखा है 3 और एक एंगल मुझे थीटा दे रखा है। हमें टेन थीटा का मान बताना है। अब देखो, जब भी आपको बेस की बात करें, हाइपोटेनियस की बात करें, बेस किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है, हमेशा एंगल के कोरस्पॉन्डिंग हम बेस मानते हैं। मेरा जो भी एंगल दे रखा हो उसके कोरस्पॉन्डिंग बेस मानते हैं और उसके सामने वाली साइड को हम क्या मानते हैं, ये बेस मानते हैं, ये परपेंडिकुलर मानते हैं और ये हाइपोटेनियस। अगर हमसे क्या दे रखा है, टेन थीटा की बात की गई है, मतलब थीटा एंगल दे रखा है, तो बेस ये वाली साइड, इसके नीचे वाली साइड हम मानेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। और अगर मेरे पास क्या हो गया, ये बेस है 5, 3 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 4 के साथ, और टेन थीटा किसके बराबर होता है,
परपेंडिकुलर अपोन में बेस मतलब 4/3। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर एक एक्यूट एंगल है एक्स। चलो मैं मानने लिया एक्यूट एंगल ये है एक्स और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। साइन एक्स दे रखा है 3/7। साइन एक्स क्या होता है? ये होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर 3 रेशियो ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस क्या मान लिया मैंने? 7। ठीक है, रेशियो की टर्म्स में मैंने ये कंसिडर कर लिया। हमें कोस एक्स का मान बताना है। अब कोस एक्स क्या होता है? आप कहेंगे सर ये तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। अगर ये 7 है ये 3 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये आएगा। तो 7 प्लस 3 डेट इज 10, 7 माइनस 3 डेट इज 4, 40 मतलब 2√5 आ जाएगा, है ना। और अगर ये 2√5 है तो कोस एक्स क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 2√5 डिवाइडेड बाय 7। दिस इज माय आंसर। 2√10 है, सॉरी 10 होगा, ये 5 नहीं होगा, 40 था ना, 2√10 सॉरी। आई होप इतना पार्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, वरना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती। इस तरह के सवाल जब हम ज्योमेट्री में करते हैं, ये तो ज्योमेट्री में करा रहा हूं तो मैं ऐसा पूरा लिख के दिखा रहा हूं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं तो डायरेक्टली हम कहते हैं साइन एक्स क्या है? ये है मेरे पास परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। ठीक है, कोस एक्स बताना है तो कोस क्या होगा? बेस। बेस क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस सॉरी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 49 माइनस 9 40 डेट इज 2√10 और हाइपोटेनियस क्या है? 7 है, इट इज दे ही रखा है। तो इतना डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये डायग्राम वगैरह बनाना ये सब करने की जरूरत नहीं होती। पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल डेट क्यू दे रखा है, मैंने ऐसे बना लिया। हमें पी क्यू रेशियो क्यू आर 3/4 दे रखा है, तो ये 3 रेशियो है और ये 4 रेशियो दे रखा है। हमें पता है ऑटोमेटिकली ये क्या आ जाएगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 रेशियो। हमसे क्या पूछा है? साइन पी प्लस साइन क्यू प्लस साइन आर। अब ध्यान से देखेंगे, साइन पी मतलब इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? ये, और हाइपोटेनियस ये, तो 4/5 हो गया। फिर है मेरे पास साइन क्यू। अब साइन को ध्यान रखेंगे, ये है। अब इसके करस्पॉन्डिंग वाला परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा? तो हाइपोटेनियस मेन रहती है मेरी, लेकिन ये 90 डिग्री है और साइन 90 क्या होता है मेरे पास? साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 और यहाँ पे प्लस साइन आर। अगर आर के करस्पॉन्डिंग में देखूंगा तो परपेंडिकुलर क्या है? 3 और हाइपोटेनियस क्या है? 5, तो 3/5। कंफ्यूज नहीं होने का। 4/5 प्लस 3/5 8/5 प्लस 1, तो मेरे पास 13/5 आएगा। दिस विल बी माई आंसर। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? 4 और 3 7 है, तो 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, राइट एंगल डेट वाई। साइन एक्स मुझे 1/2 दे रखा है। हमें बताना है कोस एक्स, कोस जेड, साइन एक्स, साइन जेड। ठीक है, 4-5 चीजें दे रखी हैं तो फिगर बना लेते तो ज्यादा आसान रहता है। साइन एक्स अगर 1/2 है, इसका मतलब क्या है कि सामने वाली साइड, या तो आप यहां से ये निकाल सकते हैं कि साइन 1/2 कब होता है? ये 30 डिग्री के केस में होता है, जब मेरे पास एक्स 30 डिग्री होता है। तो या तो आप एक्स को 30 डिग्री मान लें, तो जेड कितना हो जाएगा? अगर एक्स 30 हो गया तो वाई 90 है, तो जेड हो जाएगा 60। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हो जाएगा 60 और x 30 और ये मेरे पास z हो गया 60। अब ये डायरेक्टली वैल्यू पुट करके निकाल लो। मेरे पास cos 30 √3/2 हो गया, cos 60 1/2, sin 30 1/2 और sin 60 √3/2। 1/2 1/2 √3/2 दोनों कॉमन है, तो 2 इंटू √3/2 इंटू 1/2, तो √3/2 ही बचेगा। दिस इज माई आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इस फिगर के अंदर AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर और AC मुझे 26 यूनिट दे रखा है, CD मुझे 10 यूनिट्स दे रखा है
और BC मुझे 42 यूनिट दे रखा है, और DAC मुझे x के बराबर दे रखा है, ठीक है। एंगल B ये y के बराबर दे रखा है, हमें इसका मान बताना पड़ेगा। अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर अगर देखो 90 डिग्री एंगल कहीं भी आ रहा है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनाते हुए चलेंगे। आप कहेंगे सर 26 और 10 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? 24 के साथ बनाते हैं या नहीं बनाते? ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं, है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10, 24 और 26 ट्रिपलेट होंगे, तो ये 24 आ गया। अब यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 10 है, तो ये कितना बचेगा मेरे पास? 32। अब 32, 24 किसके साथ बनाएंगे? अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो 32 इज नथिंग बट 8 इंटू 4, 24 इज नथिंग बट 8 इंटू 3। आपको पता है 3 और 4 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? 5 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 5, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 40। सारी वैल्यूज निकाल लिया? नहीं निकाल लिया? निकाल ली। वरना जब भी दो वैल्यू दे रखी हो आप रेशियो निकाल लिया करो, आपको ट्रिपलेट वैसे मिल जाएंगे। जैसे रेशियो निकालने का मतलब क्या, मैंने पहले भी चीजें समझाई हैं। मैंने कहा एक 24 था और एक 32 था, है ना। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि किसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे, बेसिक से कैलकुलेशन करने का मन नहीं है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? आप कहेंगे सर ये 8 से कट जाएगा और ये मेरे पास बचेगा 3 और 4। क्या आपको 3 और 4 पता है किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? 5 के साथ बनाते हैं, तो यहाँ पे रख दिया 5। यहाँ पे मैंने 1/8 करा था ना, इधर आने के लिए 8 से डिवाइड करा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे जाने के लिए 8 से, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 40। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, जो कॉमन, जैसे 26 और 10 2 से काट देता तो 13 और 5 दिख जाता, 13 5 दिखते ही आप कहते सर 12, तो 12 इंटू 2 से डिवाइड किया था, वहां पे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ लॉजिक? तो रेशियो देख लिया करो। चलो अब हमसे एक एक करके सोल्व कर लेते हैं। 6/cos x, cos x बेस और हाइपोटेन्यूस, 24/26, 5/cos y, y cos ये है 32 और 40, प्लस 8 10y, 10 24 और 32। क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ पे काटना स्टार्ट करता हूं तो क्या क्या कटेगा? आप कहेंगे सर 6 से काटूंगा 4 और 13 और 2, यहाँ पे 8 से काटूंगा 4 और ये 5, 8 से काटूंगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, अब आगे आप यहाँ पे 4 से काट सकते हैं 2, लेकिन यहाँ पे 4 नीचे आ ही रहा है तो 4 एलसीएम लेके कर लेते हैं। 13 और 2 26 माइनस 25, और यहाँ पे मेरे पास 8 3 जा 24, -1 25/4, दिस इज माई आंसर। चलेंगे आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। डी मिड पॉइंट है बीसी का ऑफ ट्राइंगल एबीसी वेयर ए इज 90 डिग्री। डी मिड पॉइंट हो गया किसका? बीसी का। हमें एडी का मान बताना है किसके बराबर होगा, हमें क्या बताना है? ये वाली लेंथ। अच्छा फटाफट से बताइए ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी? आपको एक चीज पता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट दे रखा है इसका, तो ये क्या हो जाता है? सर्कम रेडियस के बराबर होता है। सर्कम रेडियस क्या होता है? जो तीनों वर्टिसेस से पास होते हुए एक सर्कल बना सकता है ना। तो मेरे पास ये वाली दूरी भी क्या आ जाएगी? आर। और अगर ये वाली दूरी भी आर आ गई तो मेरे को पता चला ये बीसी का क्या होगा? आधा होगा। ये देखते ही समझ आ जाता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास ये एडी क्या होगा? BC/2 होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलेंगे आगे अब हम। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद भी ना हो तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख लो और क्वेश्चन को सोल्व कर लो कि क्या निकल के आ रहा है, आपको हो जाएगा। अगला सवाल कहता है उस सर्कल का रेडियस बता दो जो सर्कमस्क्राइब कर सकता है एक ट्राइंगल को जिसकी साइड्स क्या है? 16, 34 और 30 और 34 यूनिट्स हैं। मतलब मुझे बेसिकली क्या बताना है? सर्कम रेडियस बताना है इस ट्राइंगल का जो इन तीनों साइड्स को यूज करके बनेगा। अब सर्कम रेडियस कैसे निकालना है? एक तो आपके पास फॉर्मूला होता है कि मेरे पास फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू ए बी सी तीनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 4r। हम यहां से निकालते हैं कि r को इधर रख दिया, एरिया को
इधर पहुंचा दिया, ट्राइंगल का हम निकाल लेंगे सर्कम रेडियस। अदरवाइज हम देखते हैं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए तो चीजें मेरे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो सबसे पहले हम वही वेरीफाई करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो हम देखेंगे क्या ये तीनों ट्रिपलेट बना रहे हैं या नहीं। तो रेशियो ले लो 16:30:34। अगर मैं सोल्व करता हूं 2 से कट जाएगा, 8:15:17। ये तो सबको याद है ना, ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर ये ट्रिपलेट हैं तो मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस तरह की फिगर बनेगी। और उस केस में मेरे पास क्या होता है, जो सर्कम रेडियस होता है वो होता है हाइपोटेनियस बाई 2। और हाइपोटेनियस क्या होगी, जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड क्या है 34। तो 34 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 17। तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर्कम रेडियस 17। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलूं क्या आगे, अब मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पे चलते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी भुजाएं मेरी बराबर होती हैं। चाहो तो मैं एक बार थोड़ा सा बना के खुद से दिखा देता हूं। मैंने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसकी सारी भुजाएं मेरी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ए ए ए। ठीक है। अगर मैंने क्या करा, इसका आप एक काम कर सकते हैं, इसके मिड पॉइंट ले लिया मैंने और मिड पॉइंट से ये लाइन खींच दी ऐसे। तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू क्या होगी, a/2 होगी, ये वाली वैल्यू भी a/2 होगी और ये मेरी मीडियन बन जाएगी, है ना। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स बराबर तो तीनों एंगल भी बराबर, थीटा थीटा थीटा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो तीनों एंगल 60 60 और ये 60 डिग्री का होगा पूरा का पूरा एंगल। ये चीजें भी समझ आ रही हैं सबको, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसे देखूं ध्यान से तो ये वाली साइड a/2, ये वाली साइड a/2, ये वाली साइड बराबर, ये वाली साइड बराबर और ये वाली साइड कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल क्या बन जाएंगे मेरे, कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे तो मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब ये पूरा 60 था तो ये कितना 30, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये मेरे पास एक सिंगल लाइन दिख रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल कितने कितने के, अगर ये लाइन है तो कंप्लीट एंगल 180, तो ये 90 और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं जो मेरी मीडियन थी, ये मैंने क्या बनाई थी, मीडियन बनाई थी मिड पॉइंट से ज्वाइन करके, वो मेरा परपेंडिकुलर भी हो गया और यहाँ पे ये एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। तो मेरे पास ये वाली जो लाइन है, ठीक है, अगर इसका मैं 2:1 में बांट दूं, इसे 2:1 में, अगर यहाँ पे सेंट्रोइड होता जी, तो मेरे पास क्या होता, ये सेंट्रोइड निकल के आ जाता। क्या ये चीज क्लियर हो गई। और यही मेरी लाइन है किसकी, एंगल बाइसेक्टर की लाइन भी है, ये परपेंडिकुलर लाइन भी है मेरे पास। तो इसी लाइन पे मेरे के सारे सेंटर्स लाई करते हैं, डेट इज इन सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, ये सारे के सारे इसी लाइन पे लाई करेंगे। और अगर आप फिगर को इसको आगे और बनाओगे, अगर मैं से ये वाली मीडियन ड्रॉ कर देता और ये वाली मीडियन भी ड्रॉ कर देता तो ये सारे के सारे जाके एक ही पॉइंट पे मिलते। तो यही मेरा जो जी पॉइंट है, यही क्या हो जाता है मेरा सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और यही मेरा क्या होता है, इन सेंटर होता है। एक सिंगल पॉइंट पे सारे के सारे ये सेंटर्स मर्ज कर जाते हैं इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मैं इसकी हाइट की वैल्यू निकालूं, मैंने अगर इस पॉइंट को नाम दे दिया AD, तो हाइट अगर आप सोल्व करते हैं इसे, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप कर सकते हैं। तो हाइट आता है मेरे पास √3/2a। अगर हाइट √3/2a हो गई तो आप AG का मान बता सकते हैं। AG क्या होगा, आप कहेंगे सर ये 2/3 में स्प्लिट करेगा, ये 2 रेशियो है, ये 1 रेशियो है, मीडियन की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मैं कह सकता हूं ये 2/3 हो जाएगा किसका, √3/2a का, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a/√3। अच्छा AG मेरे पास क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है ये सरकम सेंटर का भी पॉइंट है, तो AG यहां पे जो रिप्रेजेंट करता है, यहां से लेके यहां तक, ये वाली दूरी, ये तीनों दूरी बराबर आती हैं, तो ये क्या होता है मेरा सरकम रेडियस भी होता है। तो ये ऑर्थो सेंटर का पॉइंट है क्योंकि, तो मैं कह सकता हूं सरकम रेडियस किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। अच्छा ये इन सेंटर का भी पॉइंट है, तो यहां से मैं एक छोटा सा सर्कल ऐसे भी बना सकता हूं, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, इन रेडियस भी हो जाएगा। 2 रेशियो मेरा किसके बराबर था, AG के बराबर। इन रेडियस ये होगा AG/2, तो ये हो जाएगा A/2√3। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
इन रेडियस क्या होता है साइड अपॉन 2√3, सरकम रेडियस होता है साइड अपॉन में √3, हाइट होती है मेरे पास किसके बराबर √3/2a। क्लियर, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलता हूं आगे। एक्स रेडियस का कोई सवाल नहीं था तो अभी उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, मोटी मोटी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक चीज और याद कर लेना, जो एरिया होता है मेरा वो होता है √3/4a²। ठीक है, एक राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का कहता है मेरे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 12, हमें बताना है इसका एरिया क्या होगा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अगर √3 मेरा 1.732 है तो आप कहेंगे सर एरिया होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, और √3/4 √3 की जगह 1.732 लिखना है, 36 इंटू दिस करना है। अब 36 का टेबल आप सभी लोगों को पता है ना, याद करने को मैंने कैलकुलेशन वाली वीडियोज में भी कहा है। 36 2 जा 72, 108 और 7 11 कैरी फॉरवर्ड, 36 इंटू में 7 252 और यहाँ पे 11 63 26 कैरी फॉरवर्ड, 36 और 26 42 62.35। दिस इज माय आंसर, वरना ऑप्शन में जैसे 35 निकला था तो हम अपना आंसर मार्क कर सकते थे। अगला सवाल, साइड अगर 16 हो तो एरिया क्या होगा, आप कहेंगे सर √3/4 इंटू में 16 इंटू में 16, यहां से काटूंगा 4 और 64 √3 आ गया, कुछ नहीं करना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरीमीटर दे रखा है 48, तो एरिया बताना है। अब 48 अगर पेरीमीटर है ए बी सी, तीनों साइड इक्वल होंगी, पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू ए, तीनों साइड का सम, 48 तो साइड आ गई 8 16। अभी मैंने सोल्व किया था, अगर साइड 16 है तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा मेरे पास 64 √3, तो यही आंसर आ जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन है साइड है 12, तो सरकम रेडियस बता दो क्या होगा। अगर साइड 12 है, मैंने स्टार्टिंग में बताया सरकम रेडियस क्या होता है साइड अपॉन में √3, तो 12 अपॉन में √3 क्या हो जाएगा मेरे पास 4√3। ठीक है, कैसे निकाला, अगर आपको बेसिक जानना है, मैंने कहा यहां से अगर मैं मीडियन डाल लूं तो ये 2:1 में स्प्लिट होगा, मीडियन मेरी हाइट भी होती है। ठीक है, और यही मेरा पॉइंट किसका होता है, सरकम सेंटर का भी होता है। तो यहां पे अगर मैं हाइट निकालूंगा तो हाइट मुझे पता है √3/2a होगी, और अगर मुझे ये 2 हाइट क्या है 3 रेशियो, तो 2 रेशियो निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा 2/3, तो इंटू में 2/3, और ये मुझे क्या दे देगा, सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो सेंट्रोइड दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उसका पॉइंट दे रखा है L है, पी क्यों 6 है, तो L का मान बताओ। मेरे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, सॉरी दोबारा रिपीट करता हूं, इसका सेंट्रोइड का पॉइंट हमें क्या दे रखा है L दे रखा है। ठीक है, पी क्यू हमें दे रखा है 6, हमें लेंथ बतानी है PL, ये वाली लेंथ बतानी है। आप कहेंगे सर ये कुछ और नहीं है, तो सरकम रेडियस ही है, अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। और सरकम रेडियस क्या होता है साइड अपॉन में √3, 2√3 माय आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है अगर साइड एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की 34% बढ़ जाए तो एरिया कितना इंक्रीज करेगा। एरिया हमें पता है किस पे डिपेंड करता है, साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, साइड कितनी बढ़ रही है 34%, परसेंटेज में आपने पढ़ा है, तो 34% का 2 बार एक तरीके से मैं कह सकता हूँ इंक्रीमेंट है, क्योंकि ए स्क्वायर है, ए इंटू ए है, तो नेट चेंज क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये होता है फॉर्मूला, अगर दो एक साथ इंक्रीज इक्वल इंक्रीज करे जाए तो ये होता है 2a + a² डिवाइडेड बाय 100। 2a 34 + 34 68 हो गया, 34 का स्क्वायर ये होता है मेरे पास 1156, तो 11.56 यहाँ पे आएगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 79.56 आएगी। क्वेश्चन हो गया खत्म।
मन मन में करने वाला सवाल था। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चंस हैं 2-3, वो देख लेते हैं। एरिया के क्या क्या फॉर्मूले हमें पता है। अगर एक ट्राइंगल दे रखा है, उसका बेस बी दे रखा है और उसकी हाइट हमें क्या दे रखी है, एच दे रखी है, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। एक और ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हम हीरोन्स फॉर्मूले की फॉर्म में पढ़ते हैं। अगर मुझे एक ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हो, सिर्फ साइड दे रखी हो तीनों, तो उस केस में क्या होता है, ये ए बी सी साइड है, तो सबसे पहले तो हम इनका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। वो क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। उससे हम एरिया निकालते हैं। एरिया होता है अंडर रूट में सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चले आगे। उसके बाद अगर मुझे क्या दे रखा हो, अगर मेरे पास दो साइड दे रखी हो ये, और इनके बीच का क्या दे रखा हो, एंगल दे रखा हो, तो एरिया होता है हाफ इंटू में इन दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू में साइन ऑफ एंगल, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखता तो मैं इसे ये भी लिख सकता था, हाफ इंटू में बी सी साइन थीटा। एक फॉर्मूला ये होता है। एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, अगर दो एंगल और एक साइड दे रखी हो, तो हमारे पास क्या होता है, मान लो हमें ये दो एंगल दे रखे हैं और इनके बीच की ये साइड दे रखी है। एंगल कोई से भी हो सकते हैं, अगर ये और ये देते हैं तो आप ये वाला तो ऑटोमेटिकली निकाल ही लेते हैं ना, तीसरा एंगल अपने आप निकल जाता है। तो एरिया क्या होता है, जो मुझे साइड दे रखी होती है 1/2, जो साइड दे रखी है उसका स्क्वायर, जो इसके बराबर वाले साइड के बराबर वाले दो एंगल है साइन बी इंटू साइन सी, डिवाइडेड बाय साइन बी प्लस सी, इन दोनों का सम कर दो, या फिर आप साइन में ये ए बी लिख सकते हैं, ऊपर वाला एंगल। बात एक ही है, साइन ए साइन बी प्लस सी आ जाता है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। तो b प्लस सी क्या है, 180 माइनस साइन है, तो वो साइन ए के बराबर आ जाता है, ठीक है। ऐसी हाइट निकालना चाहो तो हाइट भी निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूले को हाफ इंटू ए इंटू एच करके हाइट ही आ जाती है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बस फॉर्मूले मैंने दिखा दिया, अभी करा रहा था। तो चलो, कहता है मेरे पास दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो है 5:3 और उनकी हाइट का रेशियो दे रखा है 5:7। बेस का रेशियो बताना है। आप कहेंगे सर एरिया का रेशियो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप देखेंगे हाफ से हाफ कट जाएगा, बेस का रेशियो मुझे बताना है, हाइट का रेशियो क्या दे रखा है 5/7, तो यहां पे लिख दो 5/7। सोल्व करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, b1/b2 कितना आ गया मेरे पास, 7/3। अगला सवाल हमारे पास, कहता है मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर जो इक्वल साइड्स है, दो इक्वल साइड होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। मान लो मैंने कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज ये है, तो दो इक्वल साइड हो गई और एक अनइक्वल साइड होगी। जो इक्वल साइड है रेशियो अनइक्वल साइड वो दे रखा है। मतलब अगर ये मेरे पास a क्या है, ये मेरे पास 3x है, तो ये भी 3x होगा, और ये मुझे कितना दे रखा है, 5x दे रखा है। ये क्या क्वेश्चन में क्या रखा है। आगे कहता है इस ट्राइंगल का एरिया 30√11 है, तो हमें बता दो थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी। जब थर्ड साइड की लेंथ की बात करें, मतलब हमें किसका मान पूछा है, हमसे 5x का मान पूछा है। अगर 5x का मान पूछा है तो देखो थोड़ा चांसेस तो किसके बनेंगे, चार ऑप्शन में जो 5 का मल्टीपल हो, तो इसके और इसके करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, बाकी लोगों इन दोनों के चांसेस कम है, ये मैं देख पा रहा हूं। फिर भी हम बेसिक से अब सोल्व तो करेंगे कि 5√6 आएगा या 10√6 आएगा। तीनों साइड अगर मुझे गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। उसके लिए क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स की लेंथ का सम करेंगे, 6 और 5 11x/2 आ जाएगा। एरिया क्या होता है मेरे पास, ये जो तीनों की तीनों साइड है, तो यहाँ पे दोनों साइड a के बराबर हैं, तो s माइनस ए और s माइनस बी लिख सकता हूं मैं फिलहाल यहाँ पे। और ये मेरे पास 30√11 है, तो देखो s 11x/2 लिख ही देता हूं, कभी कंफ्यूज कर जाओ। और यहाँ पे s माइनस है 11x/2 माइनस 3x, तो 11 माइनस 6x 5x/2 आएगा। यहाँ पे मेरे पास दोबारा 5x/2 आएगा, और यहाँ पे b मतलब 1x/2 बचेगा सोल्व करके, है ना।
तो x 4 बार आ रहा है तो बाहर निकल जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप देखेंगे एक 5 भी बाहर निकलेगा और यहां से 2 बाहर निकलेगा और अंदर रह जाएगा रूट में 11, 30 रूट 11 है, सॉरी है, सही कर लेना। रूट 11 से रूट 11 कट जाएगा, 5 से काटूंगा 6, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये 12 बनेगा 2 रूट 3, 12 मतलब x का मान आ गया 2 रूट 3। अगर x 2 रूट, ये 4 बाहर आएगा सॉरी, तो ये 4 रूट 2 रूट 6 बनेगा। फिर एक्स स्क्वायर 24 आया और x आया मेरे पास 2 रूट 6। अगर x 2 रूट 6 है तो 5x कितना हो जाएगा 10 रूट 6, ये मेरा आंसर हो गया। चले आगे, रेक्टेंगल पे बेस्ड सवाल है, ठीक है, 2-4 ही सवाल है, फटाफट से करेंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है, मेरे पास इस तरह की फिगर होती है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, एक लेंथ होती है इसकी, एक ब्रेथ होती है। अगर इसका डायगोनल बना दूं तो डायगोनल का स्क्वायर किसके बराबर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, और पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। चलो अगला क्वेश्चन मेरे पास, एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमें कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है, एरिया 150 दे रखा है, पेरीमीटर बताना है क्या होगा। आप कहेंगे सर एरिया क्या हो जाएगा, अगर 3x मान लिया, इसे 2x मान लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x स्क्वायर, ये किसके बराबर 150 के बराबर, तो x स्क्वायर किसके बराबर 30 के बराबर, तो इस 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x स्क्वायर आएगा ना, 6x स्क्वायर 150 के बराबर, x स्क्वायर 25 के बराबर और x आ गया 5 के बराबर, है ना। अब हमसे क्या पूछा है, पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस l प्लस बी, ट्वाइस इंटू में 3x प्लस 2x 5x, दैट इज 10x, 10 इंटू 5 दैट इज 50। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, अगला सवाल मेरे पास, a field is 150 मीटर long and 80 मीटर wide, how many times is its perimeter to the length of the diagonal। एक फील्ड है, ये 150 मीटर लॉन्ग है और ये 80 मीटर विड्थ है इसकी। तो डायगोनल की अगर मैं बात करूंगा तो 8 और 15 ट्रिपलेट बनाते हैं, 17 के साथ 17 के साथ, तो ये 80 है, ये 150 है, तो ये 170 हो गया डायगोनल। हमें बताना है पेरीमीटर इसका डायगोनल्स के कितने गुना है। पेरीमीटर निकालूंगा तो ट्वाइस इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ 150 प्लस 80, और डायगोनल्स के कितने गुना है, तो डायगोनल की लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 230, 460 डिवाइडेड बाय 170, इसका मतलब यहां से ये कट जाएगा, 17 2 जा 34, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3 ऑप्शन है, चलो 34, 120 बचेगा, 7 जा 27 पॉइंट सम 2.7 पॉइंट समथिंग। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ 2 मीटर कम है उसकी लेंथ से, ठीक है, तो अगर ये लेंथ है तो विड्थ क्या होगी 2 सेंटीमीटर कम। पेरीमीटर हमें दे रखा है 68 है, तो हमें लेंथ बतानी है। कर लेंगे सभी लोग, अगर पेरीमीटर निकालूंगा तो ट्वाइस इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 12 माइनस 2, और ये किसके बराबर 68 के बराबर। हमसे पूछा है लेंथ, सोल्व कर लो, 34 236 डिवाइडेड बाय 2, एल आ गया 18। नेक्स्ट, तरुण के पास एक प्लॉट है लैंड का जिसका एरिया 10% ज्यादा है किससे, जो लैंड बसब के पास है। तो मैंने कहा यहाँ पे एक तरुण है, मेरे पास एक बसब है, बसब के पास कुछ लैंड है उससे 10% ज्यादा है तरुण के पास, तो मैंने कहा इसके पास 10 है तो इसके पास एरिया ऑफ लैंड कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। वाइल द एरिया ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड ओन्ड बाय नकुल
वॉज 40% मोर देन द एरिया ऑफ प्लॉट ओन्ड बाय तरुण। जो तरुण के पास एरिया नकुल के पास इसके भी 40% ज्यादा है, तो 40% ज्यादा का मतलब 40% होता है मेरे पास 2/5 सॉरी। तो अगर तरुण के पास 11 है तो नकुल के पास कितना हो जाएगा 11 इंटू में 7/5। ठीक है, इसके पास नकुल के पास 5 है तो 2 एक्स्ट्रा मतलब 7/5 तरुण का नकुल के पास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय नकुल वॉज इतना, जो नकुल के पास एरिया ऑफ प्लॉट है वो इतना है, तो हमें बताना है कि बसब के पास कितना है। इसका मान मुझे दे रखा है 2695 और 10 रेशियो का मान बताना है। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर 2695 में को डिवाइड करेंगे इससे, 11 इंटू 7 5 ऊपर चला जाएगा और इंटू में 10, ये मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इंडिविजुअली जरूरी नहीं है आप हर बार पहले रेशियो अलग अलग निकालें फिर रेशियो को इक्वेट करें फिर सोल्व करें, आप डायरेक्टली कर लो इन चीजों को। ठीक है, अब मेरे पास सवाल का उत्तर क्या आएगा? अब देखो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, 11 और 7 इन दोनों को तो काट नहीं पाएंगे, मेरा आंसर 50 का मल्टीपल होगा, लास्ट में 0 0 आएगी, चलो काट दी। अब लास्ट डिजिट 50 था मतलब 5 से कटेगी ये वाली वैल्यू, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। क्लियर? अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक और 5 है तो यहां से ये 5 का मल्टीपल है, ये 5 का 25, 10 से कटने के बाद भी 25 का मल्टीपल, 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट की 2 डिजिट 25 से कटनी चाहिए, तो ये 25 से और ये 25 से चेक करेंगे तो कौन सी कट रही है, ये वाली, तो यही आंसर है। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलें आगे। कैलकुलेशन तो आप सभी लोग कर सकते हैं, मैंने थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करी कि जो चीज देखी जा सकती है। हो सकता है इतने टाइम में आप डायरेक्टली बेसिक से कैलकुलेशन करके भी अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसी तरह की कंप्लीट सीरीज हम करते जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन, जिसमें पहले कंसेप्ट थोड़ा सा मैं बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करा देता हूँ जो भी सीजीएल 2023 में पूछे गए थे। काइंडली रिवाइज इट। बाकी ये कुछ क्लासेस आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, इसमें मेन फोकस आपका कंसेप्ट बिल्डिंग पे नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट में रिवाइज करा देता हूँ वो अलग चीज है, लेकिन मेन चीज अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप इन क्लासेस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल ना मान के चलें कि ये वाली आपने टीयर वन की सोल्यूशन वाली क्लासेस देख ली और आप एग्जाम में जाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे, नहीं। आपको सारे टाइप्स पता होने चाहिए तभी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए एक तो क्रैश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, उसमें ज्यादातर कंसेप्ट कवर्ड है, सारे तो नहीं लेकिन मैक्सिमम कवर्ड है, तो वो अगर आपके पास टाइम कम है आपके एग्जामिनेशन के अंदर और आपको कोर्सेज की नीड नहीं है या उस टाइम पे जरूरत भी नहीं होती आपको टॉपिक्स पढ़ने, तो क्रैश कोर्स वाली से कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपने प्रैक्टिस के लिए देख लिया और आपको अगर आपको लगता है आपके एग्जाम में टाइम है और पूरी तैयारी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमने रखे हैं। अगर आप देखेंगे जो मैथ्स का कोर्स हमने रखा है उसका प्राइस सिर्फ 999 है फॉर 6 मंथ्स वैलिडिटी, जिसमें प्री प्लस मेंस की कंप्लीट क्लासेस, हर क्लास की पीडीएफ विद सॉल्यूशन पीडीएफ, उस हर क्लास की क्विज, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अलग से, और एसएससी के प्रीवियस ईयर के लास्ट 4 साल में जितने भी एग्जाम्स उनके चैप्टर वाइज पीडीएफ, सिर्फ मैथ्स की नहीं, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की, ये सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ मैथ्स कोर्स के अंदर ही। ठीक है, और अलग से टेस्ट टियर 2 के लिए वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, तो आप एक बार तैयारी करने बैठेंगे और डाउट ग्रुप अलग से अवेलेबल है, एक टेलीग्राम ग्रुप जिसमें मैं आपको टाइम टू टाइम आपकी कोई भी क्वेरी होती है मैं खुद भी रिप्लाई करता हूँ, वो सारी चीजें आपको फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोर्स ले सकते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो फ्री मटेरियल भी बहुत अवेलेबल है, आप वो भी आरबी की वेबसाइट से ही चूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। ऑफिसर बैच के अंदर सारे सब्जेक्ट्स की सिमिलर चीजें आपको मिल जाएंगी, मैंने अभी मैथ्स का बताया, ऑफिसर बैच में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, उनकी वीडियोज, पीडीएफ और डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स, जिससे कि आप अपनी तैयारी में कोई भी दिक्कत ना है, आपको डेली का टारगेट दे दिया जाए, तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कर रहे हो या रिपीटर्स हो तो उनके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहीं विदा लूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।